हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म प्रोग्रेशन एकेडमी पर। जहां मैं प्रतीक जैन आपके साथ चल रहा था साइंस के सफ़र पर। और साइंस के सफ़र पे चलते चलते हम कब करंट की क्लास में पहुंच चुके ये आज आपको पता लग जाएगा। क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है ये है साइंस और टेक्नोलॉजी में हालिया विकास। यानी कि जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी में, उस पर आधारित ये आपका एक नया टॉपिक था जो कि सिलेबस में इसी साल जुड़ा था। लेकिन ये पूरा कंप्लीट टॉपिक साइंस की करंट पर आधारित है। यानी कि जो भी आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं साइंस में, क्या क्या कौन सी नई पनडुब्बी आई है, कौन सी नई एआई टेक्नोलॉजी आई है, कौन सा कोई नया एटीएम बना है, कौन से कोई मिसाइल लॉन्च हुई है, कौन से अंतरिक्ष यान गया है, उन सब के बारे में जो भी आप करंट में पढ़ते हैं वो सब कुछ आपको रिसेंटली डेवलपमेंट के इस टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि ये वही बात हो गई, एक तीर से दो निशाने, कि आपका साइंस का भी टॉपिक कवर हो रहा है, साथ में करंट का भी आपका टॉपिक कवर हो रहा है। करंट में भी आपकी जो साइंस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो आज की क्लास से आपका कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी। इस पूरी क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में आपका कंप्लीट टॉपिक करवाने की कोशिश करें, जिसमें आपका करंट का भी कंप्लीट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम साइंस टेक्नोलॉजी में देखेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। भाई रक्षा प्रौद्योगिकी में क्या क्या नवीन विकास हुए हैं तो उसके बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कि रक्षा प्रौद्योगिकी में सबसे पहले और इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। यानी कि ऐसा कंटेनर बनाए जिसको हवा से पानी में ड्रॉप कर दिया जाए। यानी कि कहीं पर भी आपको ज़रूरत हो, जैसे कि कभी कोई आपको जहाज में कोई बीमार हो जाए, किसी को अर्जेंसी कोई फ्यूल की ज़रूरत हो, कोई इमरजेंसी दवाइयों की ज़रूरत हो, कहीं पे भी जो जहाज जो कि समुद्र के बीच में, उनको इमरजेंसी में कोई भी ज़रूरत हो तो हेलीकॉप्टर आएगा। हेलीकॉप्टर उस ड्रोन को, जो इस तरीके से जो कंटेनर होगा, उस कंटेनर को हवा से ही उसको छोड़ देगा और वो उड़ता हुआ नीचे आकर के गिर जाएगा उस जहाज के पास में। यानी कि इमरजेंसी में इस तरीके से कहीं पे भी कोई भी आवश्यकता की चीज़ पहुंचाई जा सके, तो इसके लिए स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, इसका नाम है एडीसी 150। नाम ध्यान रखना है कि एडीसी 150। अब ये एडीसी 150 क्या है? एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। एडीसी मतलब एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, और 150 है इसकी रेंज। यानी कि इसके अंदर 150 किलो का सामान आप ले जा सकते हैं। 150 किलो का सामान है, इसलिए इसका नाम हो गया एडीसी 150। अब नाम से इसका काम पता लग गया कि एडीसी 150 क्या है? एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150। 150 किलो की इसकी क्षमता है। और इसको विकसित किसने किया है? इसको विकसित और इसका जो टेस्ट किया है, टेस्ट सबसे पहले तो इसको जो परीक्षण किया गया उस वायुयान का नाम था, उस विमान का नाम था P8I। P8I इस नाम के विमान से उसको सबसे पहले सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। ठीक है, और ये डीआरडीओ और नेवी का संयुक्त उपक्रम था। ठीक है, जो इसका परीक्षण किया गया। फिर उसके बाद में जहाज़ों तक ये स्पेयर पार्ट पहुंचाना, दवाइयाँ पहुंचाना, इमरजेंसी में ये सारे काम करेगा। साथ में इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है एनएसटीएल। ठीक है, नोडल एजेंसी है एनएसटीएल विशाखापट्टनम की। और पैराशूट बनाया इसको आगरा की कंपनी ने। ठीक है, बस इतना ही इसमें काम की चीज़ है कि एडीसी 150 क्या है? एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। ये देख लीजिए, इस तरीके से कंटेनर जहाज मतलब हेलीकॉप्टर से आएगा और समुद्र में आकर के उसको गिरा दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है विक्रम वन। अब ये विक्रम वन क्या है? नाम ध्यान रखना है कि विक्रम वन ये क्या चीज़ है? निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। मतलब कि कोई प्राइवेट कंपनी कोई रॉकेट बनाई है, उसका नाम है विक्रम वन। कि एक निजी क्षेत्र का, पूरी तरह से प्राइवेट निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है, जो कि स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। तो ये क्या है? देश का पहला पूरी तरह से निजी रॉकेट है। ठीक है, इसमें सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है, मतलब निजी कोई प्राइवेट कंपनी, आप भी इस तरीके से रॉकेट बना सकते हैं। आप एक अपनी कंपनी खोल लीजिए, जैसे क्या है स्काई रूट एरोस्पेस, और आप भी अपना खुद का रॉकेट बना करके लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसा अब ये नया रॉकेट बनाया गया है, फर्स्ट टाइम बना है कि पहला निजी रॉकेट, उसका नाम है विक्रम वन। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। ये लॉन्च के लिए तैयार है, अप्रैल में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब भारतीय नौसेना की ताकत और भी ज़्यादा मजबूत हो रही है, उसके लिए आईएनएस तारागिरी, ये आपको नाम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएनएस तारागिरी। अब ये आईएनएस तारागिरी क्या है? इसको उतारा गया है पानी में, मतलब इसको नया एक जो युद्ध पोत इसको बनाया गया है। इसमें सबसे पहले आप एक योजना ध्यान रखिए, एक योजना है जो पहले से चल रही है, उसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। अब ये प्रोजेक्ट 17A क्या है? इसके अंतर्गत 7 उन्नत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनाने की एक योजना है। कि 7 इस तरीके के आपके पास में बनाए जाएंगे, जिसमें से एक है आपके पास में आईएनएस तारागिरी। और ये कौन से नंबर का है?
ये चौथे नंबर का है जो अभी बन करके आया है मार्च में। ठीक है, चौथे नंबर का युद्धपोत है आईएनएस तारागिरी। 3 पहले बन चुके, एक 2024 में बन गया था, एक 25 में बन गया था, 2 25 में बन गया था, इस तरीके से पहले बन चुके थे। ये फोर्थ नंबर का है आईएनएस तारागिरी। ये आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ कौन सा है, आईएनएस तारागिरी। अभी फिफ्थ भी आएगा। फोर्थ और फिफ्थ रिसेंटली अभी लॉन्च हुए हैं, कि फोर्थ और फिफ्थ बन करके तैयार हो गए और भारत सरकार को सौंप दिए गए हैं। ठीक है, तो चौथा शक्तिशाली युद्धपोत है इस प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट 17A। और इस प्रोजेक्ट में टोटल कितने बनने, 7 बनने। ये तो पुरानी योजना है, 17A है, इसमें 7 बनने, 7 में से 3 पहले बन चुके, 2 अभी अभी लॉन्च हुए, उसमें से फोर्थ तो कौन सा है, आईएनएस तारागिरी। अब इसकी क्या कैपेसिटी वो देखो। सबसे पहली बात तो 3 अप्रैल को ये लॉन्च किया गया। 3 अप्रैल को कहाँ से, विशाखापट्टनम से। फिर इसको बनाया किसने, बनाने की कंपनी का नाम आपको ध्यान होना चाहिए, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, यानी कि इसको बोलेंगे एमडीएल। शॉर्ट में आप इसका नाम ध्यान रखना, एमडीएल बार बार नाम आएगा। जो जो आपके पास में प्राइवेट कंपनियां या सरकारी कंपनियां, उनको शॉर्ट में आप एमडीएल के नाम से इसको ध्यान रखना, क्योंकि बार बार इन कंपनियों के नाम आएंगे। तो एमडीएल का मतलब क्या है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, और इसमें वजन, इसका वजन है 6670 टन। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है, खास बात है इसमें 75% से अधिक इसमें स्वदेशी सामग्री उपयोग में ली गई है। इसको बनाने में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री उपयोग में ली गई है। बाकी इसके अंतर्गत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणाली और इस तरीके से कई टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगाई गई है। वही सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी ये सब तो सब में लगी हुई आएगी। मेन चीज क्या है इसमें, जो इस श्रेणी का प्रोजेक्ट 17A जो नीलगिरी क्लास है, इसका ये चौथे नंबर का है आईएनएस तारागिरी। नाम क्या है, आईएनएस तारागिरी। फोर्थ नंबर का है आईएनएस तारागिरी। और इसको बनाया किसने, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, विशाखापट्टनम से इसको किया गया है। अब फिर इसमें है फिफ्थ नंबर का, इसी श्रेणी में वही जो प्रोजेक्ट 17 है, इसी में फिफ्थ नंबर का है आईएनएस दूनागिरी। आईएनएस दूनागिरी ये फिफ्थ नंबर का है। फोर्थ और फिफ्थ दोनों साथ साथ में आपको ध्यान रखना है। आईएनएस दूनागिरी, इसको कब डिलीवर किया गया, इसको 30 मार्च को डिलीवर किया गया, यानी कि ये भी हाल फिलहाल में आसपास में डिलीवर हुआ है। कोलकाता में नौसेना को इसको सौंपा गया है। और इसका निर्माण किसने किया है, इसका निर्माण किया है जीआरएसई। शॉर्ट में वही नाम ध्यान रखना है, जीआरएसई का फुल नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये कोलकाता की कंपनी है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। तो शॉर्ट में आप इसको याद रख लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बार बार इसका नाम याद में काम में आएगा। तो जीआरएसई कौन सा है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। फिर इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी, डीजल और गैस की संयुक्त टेक्नोलॉजी काम आई है। फिर इसमें हथियार वही ब्रह्मोस मिसाइल, अत्याधुनिक सेंसर और सारी टेक्नोलॉजी जो भी है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। मतलब जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती है वो सब कुछ, जो जो आप जानते हैं वो सब कुछ इसमें इस्तेमाल हुआ है। इतनी मतलब ये युद्धपोत है, ये पूरा जो बन रहे हैं, पूरी जो 7 युद्धपोत बन रहे हैं, ये सातों के सातों काफी शक्तिशाली होंगे, कि मतलब नौसेना की ताकत काफी गुना बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये 2 तो अभी अभी हुए। फोर्थ नंबर का है, नाम ध्यान रखना है कि आईएनएस तारागिरी, और फिफ्थ नंबर का है आईएनएस दूनागिरी। ठीक है, ये रहा फिफ्थ नंबर का युद्धपोत, वही प्रोजेक्ट 17A का। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट अब शाची। शाची क्या चीज है, कि नेक्स्ट जनरेशन अपतटीय पेट्रोल जहाज। नेक्स्ट जनरेशन अपतटीय पेट्रोल जहाज ये बनाए जाने, इस श्रेणी में टोटल 11 जहाज बनाए जाने। कितने, इस श्रेणी में टोटल 11 जहाज बनाए जाने। उस 11 में पहला है साची, फर्स्ट है साची, यानी कि 11 में से पहला। आप ये समझ लीजिए ये स्केल है, इसमें टोटल ये 11 बनाए जाने, इसमें से पहला आ चुका है। और पहला कौन सा है, साची। कहाँ पे आया है, सबसे पहले इसको नाम ध्यान रखना है, गोवा में इसको लॉन्च किया गया। गोवा में बनाने वाली कंपनी कौन सी है, वही जीएसएल जो गोवा की, प्लस जीआरएसी जो कोलकाता की, जिसके फुल फॉर्म अभी हमने देख ली शॉर्ट फॉर्म में, जीएसएल गोवा और जीआरएसी कोलकाता। ये कंपनी मिलकर के, इन्होंने मिलकर के इसको बनाया शाची को। नाम ध्यान रखना है शाची। और साची के जो अगर मीनिंग निकाले तो साची का मीनिंग होता है सहायता प्राप्त करना। तो बस यही ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जनरेशन अपतटीय पेट्रोल जहाज, इसमें 11 जहाज बनने, 11 में से पहला बन गया है वो है साची। फिर इसके बाद में हम देखेंगे एक और हमारे पास में योजना चल रही है, सर्वे वेसल लार्ज परियोजना। सर्वे वेसल लार्ज परियोजना, हिंदी में देखें तो इसको बोल देंगे सर्वेक्षण पोत विशाल। ठीक है, इसके अंतर्गत जो जहाज बना है वो है संशोधक। नाम ये ध्यान रखना आपको, संशोधक। अब ये संशोधक क्या है, संशोधक सबसे पहले तो वही जीआरएसी कोलकाता ने इसको बनाया। बनाने वाली कंपनियों का नाम इसको ध्यान रखना है आपको, वही 4-5 कंपनी है
बस किसी ने किसको बनाया, किसी ने किसको बनाया, यही सारी कंपनियां बना रही है। तो जीआरएसी कोलकाता ने इसको बनाया संशोधक को। ठीक है, अब ये क्या है, संध्या क्लास का 4th नंबर का पोत है। इसके अंदर जो संध्या क्लास है, ये जो परियोजना चल रही है सर्वे वेसल लार्ज परियोजना, इसके अंदर टोटल 4 जहाज बनाए जाने थे और 4 में ये चौथा जहाज है। 4 में से 3 पहले बनाए जा चुके। 3 कौन कौन से थे, एक तो थे संध्या, एक है निर्देशक और एक है इक्षक। अब वास्तविकता में ये परियोजना क्या थी, सर्वे वेसल लार्ज परियोजना क्या थी, ये पहले से जहाज जो चल रहे थे, पुराने जहाज चल रहे थे 1990, 1980, 1990, 95 के उस टाइम के 4 जहाज चल रहे थे जो पुरानी टेक्नोलॉजी के थे। इन्होंने क्या किया, उन जहाज़ों को लेकर के उनकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा डेवलप कर दिया कि उसमें थोड़ी सी एआई टेक्नोलॉजी भी डाल ली जाए, उसमें थोड़ा ब्रह्मोस मिसाइल भी हो जाए, पनडुब्बी रोधी भी हो जाए, थोड़ा अटैक करने वाली भी क्षमता हो उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर बिल्कुल उसको अत्याधुनिक मिसाइलों से लेस कर दिया जाए। तो ये वाली पूरी परियोजना थी। तो इसके अंतर्गत ये 4 जहाज़ों को लिया गया था और 4 जहाज़ों को कन्वर्ट करके वापस से उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ में वापस लॉन्च किया गया है, रीलॉन्च किया गया है। जैसे आजकल मूवी रीलॉन्च होती है, पुरानी मूवियाँ वापस से नई करके लॉन्च कर देते हैं, वैसे ही इसको नई टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया। और ये है आपका संशोधक 4th और लास्ट, 4th नंबर का है, यानी कि लास्ट नंबर का है। बस 4 ही इसमें बनाए जाने थे, तो ये 4 है संशोधक। ठीक है, चौथा और अंतिम जहाज है, तो ये सर्वेयर जहाज था। ठीक है, 4 में से ये चौथा है, इसका नाम है संशोधक। संध्याक श्रेणी का है ये सब, ये जो चारों थे संध्याक श्रेणी के जहाज थे। नाम ध्यान रखना है, संशोधक 4th। और यहाँ पे शाची, शाची है जो इस योजना का पहला नेक्स्ट जनरेशन अपतटीय जहाज, पेट्रोल जहाज, इसका 11 जहाज बनने, 11 में से पहला है शाची, जो कि गोवा में लॉन्च हुआ और बनाया भी इसको गोवा की कंपनी जीएसएल और कोलकाता की कंपनी जीआरएसएल ने। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब है एग्रे। एग्रे क्या है, एग्रे एक 8 जहाजों की सीरीज है, मतलब 8 जहाजों की सीरीज में चौथे नंबर का जहाज है वो है एग्रे। ये भी सीरीज चल रही है, आप देख रहे होंगे अलग अलग सीरीज चल रही है। कोई युद्ध पोत बना रहे हैं, कोई पुराने को नया कर रहे हैं, किसी में क्या कर रहे हैं, किसी में किसी को क्या चेंज कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपकी अलग अलग सीरीज चल रही है। तो अलग अलग सीरीज में ये जो चल रही है, ये 8 जहाजों की सीरीज है। और वो जहाज की सीरीज कौन सी सीरीज है, इन सबका काम है पनडुब्बी रोधी मिसाइल बनाना, मतलब पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत बनाना। कि जैसे किसी सामने दुश्मन देश ने पनडुब्बी लॉन्च कर दी, तो आपके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि आप उस पनडुब्बी को रोक सको। तो इस टाइप से पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत बनाने के लिए आपके पास में ये जहाज बनाए जा रहे हैं। इसमें एग्रे जो 4th नंबर का जहाज है। ठीक है, टोटल कितने बनाने हैं पनडुब्बी रोधी, 8 बनाए जाने हैं। उस 8 में ये एग्रे 4th नंबर का है। नाम ध्यान रखना है आपको, नंबर भी ध्यान नहीं देते कोई बात नहीं, नाम ध्यान रखना है कि एग्रे बनाया किसने, वही जीआरएसी कोलकाता की कंपनी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। वही 30 मार्च को लॉन्च हुआ। 77 मीटर लंबा है और वाटर जेट से संचालित है। ठीक है, ये छोटे जहाज है, छोटे जहाजों की श्रेणी में, ये तट के आसपास रहते हैं। इनकी चलने की क्षमता भी थोड़ी कमी होती है, स्पीड थोड़ी कम होती है, जहाज छोटे होते हैं। बस इनका काम क्या है, तटों की सुरक्षा करना, तटों की सुरक्षा करना। और पनडुब्बी रोधी, कोई भी सामने कोई दुश्मन देश हमारे पास में आ जाए और पनडुब्बी अगर वो चला दे, तो इस उनको रोकने के लिए इनके पास में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसी में एक और है मालवान। मालवान ये उसी 8 जहाजों की श्रेणी में दूसरे नंबर का जहाज है और इसको किसने बनाया, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सीएसएल। इसकी भी आप ध्यान रखना है, सीएसएल कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची की ये कंपनी है। और इसका नाम जो ये मालवान है, ये महाराष्ट्र के ऐतिहासिक मालवान दुर्ग से प्रेरित है। ठीक है, महाराष्ट्र का कोई दुर्ग है मालवान, उससे प्रेरित है इसका नाम। बाकी इसका नाम ध्यान रखना है कि एग्रे और मालवान ये क्या है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है ये दोनों, जो है एसडब्ल्यूसी श्रेणी में। चलेंगे नेक्स्ट। ये जो हम पढ़ रहे हैं युद्धपोत, इस पर आधारित क्वेश्चन आना निश्चित तय है। आपने देखा होगा कि इतने सारे युद्धपोत पढ़ लिए, लेकिन एक क्वेश्चन इसी युद्धपोत में से डेफिनेटली आएगा। जैसे कि आप देखेंगे ये चीज जनवरी के करंट अफेयर्स में भी आपको दी हुई थी और सेम टू सेम क्वेश्चन उठ करके आया था एसआई में। और ये दोबारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी में तो ये क्या है, अभी देखेंगे ये योजना क्या है। ये है लोकायन 26। अब ये लोकायन 26 है क्या, लोकायन 26 एक परियोजना है जिसमें क्या करा है कि एक युद्धपोत है आईएनएस सुदर्शिनी। इस आईएनएस सुदर्शिनी को वर्ल्ड टूर करने भेज दिया, इसको भेज दिया कि आप जाओ घूम करके आओ पूरा देश भ्रमण पे, देशाटन पे इसको भेज दिया गया। इसके अंदर क्या है, इस परियोजना में टोटल इसको बोला गया है, मतलब इसको इस तरीके से भेजा गया है कि टोटल 13 देश कवर हो, कि 13 देशों के 18 बंदरगाहों पे जाकर के ये पहुंचेगा, वहां की देख करके और ये वापस अपने यहाँ पे इंडिया में आ जाएगा।
तो भेजा किसको है, आईएनएस सुदर्शनी। उनको दिखाएगा कि भाई इंडिया के पास कितनी पावर है, इंडिया के पास क्या टेक्नोलॉजी है, ये इसको देख करके लोग समझेंगे। तो मेन चीज इसका टारगेट है कि 13 देशों में 18 बंदरगाहों को कवर करना, और इसका जो टाइम लिमिट है वो है टोटल 10 महीने। अब ये लॉन्च कब हुआ था, लॉन्च हुआ था जनवरी में, 20 जनवरी 2026 को, और कोची से यहाँ से रवाना हुआ था 20 जनवरी 2026 को। 20 जनवरी को रवाना हुआ था कोची से, और यहाँ से रवाना होकर के ये इसको पार करते हुए, ये जो आपके पार करके, और ये पहुंच गया एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट। इजिप्ट में पहुंच गया 1 मार्च को। तो ये आपका करंट का अब ये अपडेट है कि कहाँ पहुंच चुका है, ये पहुंच चुका है एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट। ठीक है, वही पीआईबी की साइट से लिया गया है, तो पीआईबी की साइट में जो भी दिया हुआ है वो सब कुछ इंपोर्टेंट होता है। एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में ये पहुंच चुका है, और ये यात्रा के दौरान ये स्वेज नहर को पार करके चला गया, स्वेज नहर को पार करके यहाँ जाकर के एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट। अब ये क्वेश्चन अभी तो इजिप्ट पूछा है, लेकिन जब तक ये रवाना हुआ था उस टाइम पे ये जनवरी करंट अफेयर्स में था, और यही चीज आपके एसआई के एग्जाम में पूछ ली गई थी। यही सारे फैक्ट थे कि कितने देशों को कवर करेगा, कितने बंदरगाहों को करेगा, कहाँ से रवाना हुआ, कब रवाना हुआ। नाम था लोकायन 26। ठीक है, याद रहेंगे लोकायन 26, और जहाज का नाम है आईएनएस सुदर्शिनी। योजना है आईएनएस, योजना तो है लोकायन 26, और उसमें कौन से जहाज को घूमने में जाए, आईएनएस सुदर्शिनी। चलेंगे नेक्स्ट। अब है कुछ ऑपरेशंस। ऑपरेशन जैसे कि एक तो है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। आपको पता है हाल फिलहाल में युद्ध चल रहा है, ईरान का, अमेरिका, इजराइल, इनमें जो देशों में युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बीच में हमें अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करनी है कि हमारे पास में सिलेंडरों की भी कमी ना हो, गैस की कमी नहीं हो, और पेट्रोल डीजल की इनकी कमी नहीं हो। इसके लिए हमें क्या है, यहाँ से जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, जो सबसे ज़्यादा अभी रिस्की जोन है, इससे कोई भी जहाज है उसको हमारे देश तक लेकर के आना है। इसके लिए हमने क्या किया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, इसके आसपास में 5 से ज़्यादा युद्धपोत हमने तैनात कर दिए। इस जगह पे क्या किया है हमने, ये हार्मुज जलडमरू मध्य के पास में, ये जो हार्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, यहाँ पर 5 से ज्यादा फ्रंट लाइन युद्धपोत तैनात कर दी गई, ताकि हमारा कोई भी जहाज आ रहा हो तो उस पर कोई अटैक नहीं करे, कोई भी दूसरा देश, कोई तीसरा देश आकर के अटैक नहीं करे। ईरान ने तो बोल दिया वहां से तो ला सकते, लेकिन दूसरा देश आकर के अटैक करके हमारी इस संपत्ति को बर्बाद कर दे, इसको रोकने के लिए यहाँ पे हमने खुद के भी यहाँ पे युद्धपोत तैनात कर दिए, 5 से ज्यादा युद्धपोत। और इस ऑपरेशन को बोला गया है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि हमारी ऊर्जा की हमें सुरक्षा करनी, कि हमारी ऊर्जा आ गई, वहां से हमने पैसे दे दिया, अब चीज अपनी है, पैसे दे दिया, रवाना हो गई तो चीज अपनी, उसके बाद में किसी ने बर्बाद कर दिया तो पैसे तो हमारे जाएंगे। इसलिए इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी, और इसके लिए हमने 5 से ज्यादा यहाँ पे युद्धपोत तैनात किए, और इस ऑपरेशन को बोला ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, फिर इसी तरीके से एक और है, एक युद्धाभ्यास। जैसे कि युद्धाभ्यास होता है थल सेना का, वायुसेना का, वैसे एक समुद्री सेना का भी युद्धाभ्यास हुआ है, उसका नाम है IUNS समुद्री अभ्यास TTX 2026, TTX 2026। अब इस युद्धाभ्यास में क्या हुआ है, इसमें कोई हाथ पैरों से या मिसाइल से या एरोप्लेन से या फिर आपके युद्धपोत से इनसे नहीं लड़ना। इनमें क्या करना है, एक बैठ करके केवल एक रणनीति बनाएंगे कि हम ऐसा करेंगे तो तुम क्या करोगे, इस तरीके से सारे देश आकर के मिलकर एक टेबल पर आकर के बैठेंगे, और बातचीत से उन युद्धों के परिणाम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के जो TTX 2026 है, ये एक टेबल पर बैठ करके किया जाने वाला युद्धाभ्यास है, कि आपस में बैठ करके बातचीत से ही युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, TTX, यानी कि टेबल टॉप एक्सरसाइज, टेबल टॉप एक्सरसाइज, टेबल टॉप एक्सरसाइज। नाम से ध्यान रख जाएंगे कि TTX क्या है, टेबल टॉप एक्सरसाइज 2026 में हो रहा है, इसलिए इसका नाम है TTX 2026। और ये क्या है, IUNS का समुद्री अभ्यास है। ठीक है, कब हुआ, 27 मार्च 2026 को हुआ। कहाँ पर हुआ, मेरीटाइम वेलफेयर सेंटर कोची, मेरीटाइम वेलफेयर सेंटर कोची। अब इसमें सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात क्या है कि भारत को 16 सालों के बाद में 2026 से 2028 के लिए ये जो IUNS है, इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला है। कितने, 16 सालों के बाद में। टोटल ये ध्यान रखना है कि भारत को 16 वर्षों के बाद में IUNS की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। 2 साल के लिए अध्यक्ष बनते हैं, तो 2 साल 2026 से लेकर 28 तक भारत बना रहेगा, तो 2026 से 28 तक भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला है, और वो 16 साल के बाद में मिला है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक और है INSV कौंडिन्य। तो INSV कौंडिन्य ये क्या है, ये एक ऐसा जहाज है जिसको पुरानी प्राचीन परंपरा के अनुसार बनाया गया है, कि जैसे आजकल के जो जहाज बनते हैं वो तो कीलों को ठोक करके लोहे के जहाज बनते हैं, उस टाइप से बनते हैं, लेकिन पुराने जो जहाज हुआ करते थे
वो कैसे होते थे, लकड़ी के जहाज होते थे, उसमें नारियल के खोल छिलके उससे बनी हुई रस्सी होती थी, रस्सी को बांध करके उस लकड़ी को उसमें फंसा करके बनाया जाता था। तो इस टेक्नोलॉजी पर एक पुराने टेक्नोलॉजी प्राचीन परंपरा के आधार पर एक और जहाज बनाया गया है, उसका नाम है आईएनएसवी कौंडिन्य। तो इसका नाम से आपको ध्यान रखना है कि आईएनएसवी कौंडिन्य क्या है, कि नारियल की रस्सी और लकड़ी की बुरादों इनसे आदि से निर्मित नौकायन है, जो कि ओमान के मस्कट तक अपनी पहली यात्रा करके वापस भारत लौट गए। कहाँ तक? ओमान के मस्कट तक अपनी यात्रा करके लौट गए। यानी कि हमने अपनी प्राचीन टेक्नोलॉजी को वापस से पुनर्जीवित करके वैसा ही एक जहाज बनाया और उसकी क्षमता भी परखी कि ये ओमान के मस्कट तक इसको घुमा करके वापस लिया कि देख लो कि ये चल सकता है। ऐसा भी नहीं है कि लकड़ी या रस्सी से बनाए तो ये डूब जाएगा, कि नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड थी। तो ये बताने के लिए और अपनी भारतीय समुद्री कौशल का प्रदर्शन किया है, वही तो यही दिखाना था। बस मेन बात क्या है, ओमान के मस्कट तक जाके आया और नाम इसका ध्यान रखना है, आईएनएसवी कौंडिन्य। चलेंगे नेक्स्ट। अब ये है भवसागर। भवसागर क्या है? भवसागर है एक रेफरल सेंटर। भवसागर नाम का एक रेफरल सेंटर है, उसको पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया है। क्या है? भवसागर एक जो रेफरल सेंटर है, कहां पर है? कोची में। भवसागर जो कि कोची में, इसको गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया है। ये इसका नाम ध्यान रखना है। भवसागर जो कि कोची में, इसको गहरे समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित कर दिए गए। चलेंगे नेक्स्ट। अब है भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर ड्रोन। इसका नाम है FWD-200B। नाम ही इनका ध्यान रखना है कि FWD-200B। बी मतलब बॉम्ब, ये ध्यान रख लेना। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर ड्रोन है, कि भारत का खुद का बनाया हुआ पहला है, स्वदेशी है। पहला तो समझ में आई गया, स्वदेशी मतलब खुद का निर्मित है, और बॉम्बर ड्रोन मतलब ड्रोन है जिसके साथ में बॉम्ब से लेस है, एक ड्रोन जिसमें बॉम्ब भी है, और ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, कंप्लीटली खुद का बनाया हुआ है। और इसकी एक खास बात ये है कि हमने खुद ने बनाया तो इतना सस्ता बनाया, इतना सस्ता बनाया कि ये दुनिया का सबसे सस्ता किलर ड्रोन बन चुका है। क्या है? दुनिया का सबसे सस्ता किलर ड्रोन। जो पहले हम जो बाहर से ड्रोन आयातित करते थे उससे 10 या 20 गुना ये सस्ता बन चुका है हमारे यहाँ पे। ठीक है। और इसका बनाने वाली कंपनी कौन सी है? फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, जो कि बेंगलुरु की कंपनी है। अब इसकी क्षमता जमीन और हवा दोनों जगह से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। भाई जमीन से भी इसको उड़ाया जा सकता है, हवा से भी उड़ाया जा सकता है। और भारत का पहला ऑटोनोमस स्वार्म इंटरसेप्टर और स्वदेशी कॉम्बैट ड्रोन। बस मेन बात इसमें यह है कि इसकी रेंज कितनी है। रेंज है इसकी मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर तक, 800 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इतनी दूरी तक इसको ले जाया जा सकता है। और गति इसकी होगी मैक्सिमम, जो गति होगी 200 से 250 किलोमीटर तक इसकी गति होगी। यानी कि अच्छी खासी तो इसकी गति है और अच्छी खासी इसकी रेंज है। मेन चीज़ है इसमें, दुनिया का सबसे सस्ता किलर ड्रोन है, जो कि हमारे स्वदेशी निर्मित है, पहला बॉम्बर ड्रोन है, पहला स्वदेशी निर्मित बॉम्बर ड्रोन। उसका नाम है FWD-200B। FWD-200B। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। अब इसी रूप में थल सेना में भी कुछ और नई ताकत हमारे पास में जुड़ी है। वो क्या क्या है? एक तो है तुंगुस्का। तुंगुस्का नाम से आपको ये ध्यान रखना है कि तुंगुस्का क्या चीज है। ये वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम है। वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम है जो क्या करता है, विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों आदि के खिलाफ मल्टी लेयर एयर डिफेंस को बढ़ाता है। मतलब कोई विदेशी आपके पास में कोई भी दूसरे देशों का अटैक होता है, कोई ड्रोन आता है, विमान आता है, तो उनको ये पहले खत्म कर देगा। उसका नाम है तुंगुस्का। वायु में, हवा में ही इसको मार करके खत्म कर देगा। तुंगुस्का नाम का ये मिसाइल सिस्टम। ठीक है। और ये किससे इसका अनुबंध हुआ है? 445 करोड़ में रूस की एक कंपनी है, रूस की कंपनी से 445 करोड़ में इसका अनुबंध किया गया है, JSC रोबोस्फोर एक्सपर्ट। ठीक है। इसी तरीके से एक प्रहार। प्रहार क्या है? प्रहार एक लाइट मशीन गन। आपको चित्रों के साथ में काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जैसे तुंगुस्का क्या है कि वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम है, कि जैसे कोई मिसाइल आ रही है उसको यहीं से लॉन्च करके हवा में फोड़ के खत्म कर देगा। अब यहाँ पे आपको प्रहार दिख रहा है। प्रहार एक आपको मशीन गन दिख रही है कि लाइट मशीन गन है। तो उम्मीद है आपको चित्रों से देख करके भी काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आप अच्छे से आप इसको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट देखता हूँ। और नेक्स्ट आपको कौन सी क्लास चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है। इसी में हम आगे चलेंगे कि प्रहार लाइट मशीन गन है। अब ये लाइट मशीन गन काफी अच्छी क्षमता की लाइट मशीन गन है। इसमें क्या है, कैलिबर 7.62 mm,
7.62 की इसके अंदर कैलिबर लगाई गई है। यानी कि इससे पहले जो हुआ करती थी वो लगभग लगभग 5.5 या 5.56 इतने की हुआ करती थी, जो बढ़ करके अब हो गई है 7.62। यानी कि इसकी मारक क्षमता और ज़्यादा बढ़ गई है कि जैसे कोई अगर उसको रोकने की गोली के आगे कुछ ढाल लगाने की कोशिश करेगा तो उसको भी चीरते हुए चली जाएगी। तो ये हमारी लाइट मशीन गन है। वजन इसका काफ़ी हल्का है। वजन इसकी बनाने वाली कंपनी कौन सी है? मेक इन इंडिया की जो पहल है उससे ये प्रभावित होकर के ये कंपनी हमारे इंडिया में ही बनी हुई कंपनी है, और वो कंपनी है अडानी। अडानी और IWI इसका मिश्रित रूप है। इसकी टोटल 41,000 गन का हमने ऑर्डर दिया है, जिसमें से पहली खेप जो कि 2,000 गन की थी वो हमें प्राप्त हो गई है। टोटल कितनी है? 41,000 गन का ऑर्डर दिया है भारत सरकार ने, जिसमें से 2,000 गन बन करके प्राप्त हो चुकी है। वो है प्रहार। नाम क्या है? प्रहार। वो क्या है? लाइट मशीन गन। 7.62 की इसके अंदर कैलिबर गोली वगैरह होती है। चलेंगे नेक्स्ट। और बनाने वाली कंपनी अडानी। इसकी कंपनी भी ध्यान रखना है इसकी, अडानी और IWI। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब है आर्टेमिस 2। ये चंद्रमा पर जाने वाला एक नासा का मिशन था कि आर्टेमिस 2 चंद्रमा पर जाने के लिए नासा का मिशन है। अब इस मिशन में क्या हुआ? इस मिशन में 4 आदमियों को भेजा गया और वो चारों आदमी चंद्रमा पर जाके उसके चक्कर काट के घूम के और 10 दिन के अंदर वापस लौट के आ गए। ये मिशन था आर्टेमिस 2। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टेमिस 2 क्या है? एक नासा का एक मिशन है, जो कि 50 सालों बाद नासा ने ये उपलब्धि हासिल की है कि 4 लोगों को भेजा और वहाँ पे घूम के और 10 दिन के अंदर वापस भी सही सलामत पहुँच गए। इस तरीके से 10 दिन के अंदर ये 10 दिवसीय यात्रा पूरी करके पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी की है। ठीक है, चारों आदमी के नाम याद रह जाए तो कर लेना, बाकी इतना जरूरी नहीं है। रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हेंसन, क्योंकि ये बाहर की करंट है। आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आर्टेमिस 2 नासा ने भेजा था और चंद्रमा पर भेजा गया 4 लोगों को, जो वापस चक्कर काट के आ गए घूम फिर के 10 दिन में। अब है समुद्री कुछ कूटनीति, कुछ युद्धाभ्यास, कुछ आपके पास में जो प्रयोग, कुछ आपके पास में परियोजनाएं। एक तो है IOS सागर 2.0। कब लॉन्च की गई? मार्च 2026, 16 मार्च 2026 को लॉन्च की गई है और शुरुआत हुई है इसकी कोच्चि में। ठीक है, अब ये क्या है? IOS सागर 2.0। इसमें सागर की फुल फॉर्म क्या है? सागर की फुल फॉर्म है, सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसमें क्या है? 16 मित्र देशों के नौसैनिक, जितने भी 16 आसपास के आपके जो देश हैं, जो मित्र देश है, वो 16 देशों के मित्र देशों को एक साथ आपको प्रशिक्षण और नौकायन का अवसर दिया जाएगा। यानी कि हमारे जहाज पर बिठा करके सबको 16 देशों के जो देश के सैनिक है उनको बिठा के घुमाया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा कि आओ हमारा जहाज दिखाते। तो ये ध्यान रख लेना आप कि सागर 2.0 क्या है? 16 मित्र देशों को एक साथ उनके भारतीय भारतीय नौसैनिकों के साथ में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और जहाज पर एक साथ प्रशिक्षण और नौकायन का अवसर दिया जाएगा। उनको हमारी नावों पे घूमने के लिए बुलाया जाएगा कि आओ हमारे जहाज पे बैठ के घूम के देखो। ठीक है, फिर एक स्पेशल आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, शिवालिक और नंदा देवी। इन जहाज़ों के नाम ध्यान रखना है कि शिवालिक और नंदा देवी, ये जो 2 जहाज है, इनकी वजह से आप आज पेट्रोल भरवा पा रहे हैं, इनकी वजह से आपके घर में आज रसोई में खाना बन पा रहा है। वो क्यों बन पा रहा है? क्योंकि ये वो जहाज है जो युद्ध चलते हुए युद्ध के बीच में इंडिया में लौट करके आए हैं और वहाँ से जो गैस के और तेल के जो भंडार है वो लेकर के आए। वो है, उनका नाम है शिवालिक और नंदा देवी। क्या? भारतीय ध्वज वाले 2 LPG वाहक जहाज, जिनको हारमुज जलडमरू मध्य को पार करके सुरक्षित भारत पहुंचे। मतलब जैसा हमने बताया था अभी, 5 से ज़्यादा वहाँ पे हमने युद्धपोत तैनात कर दिए ताकि हमारे युद्धपोतों को कोई इनको नष्ट नहीं करे। इस तरीके से उस युद्ध के बीच में चलते हुए 2 जहाज यहाँ पे आकर के पहुंच चुके हैं, शिवालिक और नंदा देवी। और जो ये हमारे आपूर्ति में जो कमी आ रही थी, सिलेंडरों की जो त्राही त्राही हो रही थी पूरी भारत में, वो अब थोड़ी स्थिर आ चुकी है, स्थिरता आ गई है। क्योंकि ये जो शिवालिक और नंदा देवी है, ये 2 जहाज हमारे पास में भर करके आ गए LPG से भर के। नाम ही ध्यान रखना है, शिवालिक और नंदा देवी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से इंडिया लौट चुके हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब है एक VOC पोर्ट। इसका नाम ध्यान रखना है कि VOC पोर्ट ये क्या है? देश का पहला डिजिटल ट्विन बंदरगाह बन चुका है। VOC पोर्ट है, पूरा नाम है इसका VO चिदम्बरनार। VOC चिदम्बरनार बंदरगाह है, जो क्या है? देश का पहला डिजिटल ट्विन बंदरगाह बन चुका है। इसमें क्या है? डिजिटल ट्विन होता क्या है कि जो आपका बंदरगाह है, नॉर्मल जो आपका बंदरगाह होता है, उसके बुनियादी बुनियादी ढांचे में थोड़ा सा सुधार कर दिया जाता है, उसको थोड़ा टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाता है। उसमें टेक्नोलॉजी उसको इस तरीके से कर दिया जाता है कि आप उसको पता लग जाए कहाँ पे जहाज खड़ा है, कहाँ पे नहीं खड़ा, कहाँ पे कौन सा लोड करके आ रहा है, कहाँ जगह खाली है, कहाँ से कितना सामान उतर रहा है।
वो पूरा आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ इस तरीके से उसमें लीडार टेक्नोलॉजी का काम में ले लिया, एआई टेक्नोलॉजी का काम में ले लिया, अलग-अलग उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसको कुछ इसके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल करके एक रियल टाइम वर्चुअल मॉडल बना दिया जाता है। तो ये है आपका डिजिटल ट्विन बंदरगाह और उसका नाम है वीओसी पोर्ट। पहला कौन-सा बना है? वीओसी पोर्ट, वीओ चिदम्बरनार, इसको बना दिया गया है। ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट। अब ये है प्रथम स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार सिस्टम। प्रथम स्वदेशी यानी कि खुद का बना हुआ फ्लोटिंग लिडार सिस्टम। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, कि पानी के अंदर ही तैरता हुआ, कुछ इस प्रकार से आपके पास में एक लिडार सिस्टम बनाया गया है। इसके अंदर क्या है, ये याद आपको ये रखना है कि ये कहाँ पर इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण किया गया मुट्टम तट तमिलनाडु के पास में, मुट्टम तट तमिलनाडु के पास में। और इसको बनाया किसने? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईओटी तमिलनाडु, इसने इसको बनाया। तमिलनाडु में ही जो ये संस्था है इसने बनाया और तमिलनाडु के पास में मुट्टम तट पे ही इसका सफल परीक्षण किया गया। क्या किया गया? मतलब जैसे कि पानी के अंदर इसको उतार दिया गया। अब पानी की लहरें जो हिलती है, उस लहरें हिलने से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इस तरीके की इसको टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। लीडार सिस्टम को इस प्रकार से बनाया गया है ताकि इससे जो लेजर लाइट आपके पास में आ रही है, प्रकाश स्तंभ तक जो भी आपके पास लेजर लाइट आ रही है, उससे आपको सटीक हवा का दिशा का सही तरीके से आपको ज्ञान हो सके कि हवा किधर बह रही है, उसकी दिशा किधर है, लाइट की सब कुछ बिल्कुल। और वो जो लहरें ऊपर नीचे हो रही है, उस लहरों के ऊपर नीचे होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़े, इस तरीके से इसको बनाया गया है। तो ये बनाया गया प्रथम स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार सिस्टम। ठीक है? इसकी कार्यप्रणाली के समुद्र की लहरों के बीच में स्थिर रहता है ताकि लेजर की मदद से हवा की गति और दिशा का सटीक डेटा हमें प्राप्त हो सके। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? भाई हवा की सटीक गति और दिशा का हमें अगर सटीक डेटा मिलेगा तो ये सटीक डेटा अपतटीय पवन ऊर्जा यानी कि ऑफशोर विंड एनर्जी, इनके विकास के लिए जरूरी है। हमें पहले से पता होगा कि हवा की दिशा किस तरफ जा रही है, तो उससे हम ऑफशोर विंड एनर्जी डेवलप कर पाएंगे, बना पाएंगे। ठीक है? क्रिएट कर पाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट। अब है कुछ टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है। वो क्या है? एक तो है नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन, इस मिशन के तहत क्या है, देश के 23 शैक्षणिक संस्थानों के अंदर, देश के 23 शैक्षणिक संस्थान, स्कूल कॉलेजों के अंदर इस तरीके की क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। ये 23 शैक्षणिक संस्थान है, उसमें क्वांटम शिक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। यही है नेशनल क्वांटम मिशन। ये क्वांटम प्रयोगशाला इसलिए विकसित की जा रही है, क्वांटम टेक्नोलॉजी जो क्वांटम फिजिक्स है उसके बारे में अभी ज्ञान काफ़ी कम है, काफ़ी कम डेवलपमेंट हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे 23 शैक्षणिक संस्थानों में इस तरीके की क्वांटम प्रयोगशाला की विकसित की जा रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर और ज़्यादा डीप रिसर्च कर सके। ये मिशन का नाम है नेशनल क्वांटम मिशन, नाम से ही पता है। फिर बात है 30 केवी डब्ल्यूबीजी आधारित आईडीएस इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम। तो ये क्या है? वाइड वाइड बैंड गैप पर आधारित इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम, 30 केडब्ल्यू का, 30 किलोवाट का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, 30 किलोवाट का डब्ल्यूबीजी आधारित आईडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम ये लॉन्च किया गया है, जो कि चेन्नई में बनाने वाली कंपनी सीडेक, तिरुवनंतपुरम की सीडेक कंपनी और आईआईटी मद्रास, इन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया। अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में हमें कई चीज़ें बाहर से जो आयात करनी पड़ती है, वो बाहर से आयात करने की निर्भरता कम होगी। किसके कारण? इस टेक्नोलॉजी के कारण, और उनकी क्षमता बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में इसका उपयोग होता है और इससे आयातित पुर्जों की निर्भरता कम होगी। हम खुद के खुद में भारत देश में ही स्वदेशी इसके पुर्जों को बना पाएंगे। इसके लिए ये वाली टेक्नोलॉजी है। चलेंगे नेक्स्ट। अब है प्रुशियन ब्लू। प्रुशियन ब्लू क्या है? रशियन नहीं है, प्रुशियन है, प्रुशियन ब्लू। ठीक है? ये रहा प्रुशियन ब्लू। परमाणु आपदा की दवा, मतलब कि जब कहीं पे परमाणु अटैक हो जाए, तो परमाणु अटैक में वहां पे जो परमाणु की रेडिएशन फैल जाती है, उस रेडिएशन से बचने के लिए एक ऐसी दवा है तो उस रेडिएशन के प्रभाव को थोड़ा कम करेगा। कि जैसे जापान में हम देखते हैं वहां पे परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, तो वहां पे कई पीढ़ियों तक उनके इफेक्ट देखने को मिले थे। अब जब यहाँ पे युद्ध की समस्या हो रखी है, कई जगह ऐसे युद्ध जैसे हालत बन चुके हैं वहाँ पे, तो उनके आसपास के देशों ने इस वाली दवा को इंडिया से मंगवाया है। ये इंडिया में ये वाली दवा है, इंडिया में बनाई जा रही है। इस दवा को वहाँ पे मंगाया ताकि अगर युद्ध छिड़ जाए, कि कोई परमाणु अटैक हो जाए, तो उनको अटैक के असर को कम करने के लिए, उसके बाद के असर को कम करने के लिए ये दवा लोगों को दी जा सके। अब ये दवा क्या करती है? ये दवा शरीर में घुसे रेडियो एक्टिव सीजियम और थेलियम,
सीजियम 137 और थेलियम इसके जहर को सोख लेती है और मल के द्वारा इन खतरनाक तत्वों को शरीर से बाहर निकाल लेती है। मतलब शरीर के अंदर ये तत्व अगर जा चुके हैं सीजियम और थेलियम, तो ये दवा देने से इन तत्वों को वो दवा सोख लेगी और मल के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देगी। इन तत्वों को सीजियम और थेलियम ये जो तत्व है, ये रेडियो एक्टिव तत्व, ये शरीर में रहेंगे तो हमें खराब कर देंगे, तो इसलिए सीजियम और थेलियम को ये दवा प्रूशियन ब्लू उसको सोख करके शरीर से बाहर निकाल देती है। इस दवा को अभी जो पश्चिम एशिया में युद्ध की जो आशंका है उसके चलते कई देशों ने इस दवा के लिए भारत से संपर्क किया है और वो दवा मंगा रहे हैं। और दवा का उत्पादन कौन करती है? स्कॉट एडिल फार्मेसिया। स्कॉट एडिल फार्मेसिया चंडीगढ़ की कंपनी है और वही इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिमाचल प्रदेश में लगी हुई है। नाम है प्रूशियन ब्लू, दवा का नाम है। चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ तक जो आपकी हुई है ये कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली रक्षा प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो रक्षा प्रौद्योगिकी उम्मीद है आपको ऐसे ज़्यादा बोरियत महसूस नहीं हो, इसलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही संभावना है कि इसके अंदर से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा। क्वेश्चन इसमें से 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, क्योंकि साइंस में भी ये टॉपिक जुड़ चुका है और करंट का तो आपके पहले से था, तो एक एक क्वेश्चन तो पहले भी हमेशा आता था। अब इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक क्वेश्चन तो सिर्फ रक्षा प्रौद्योगिकी से आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। रिविजन में हम देखेंगे, एक तो आपके पास में एयर ड्रॉपेबल कंटेनर बना है जिसका नाम है एडीसी 150। 150 क्यों? क्योंकि ये 150 किलो तक का सामान ले जा सकता है। क्या करेंगे? हवा से इसको ड्रॉप कर सकेंगे। दूसरा है विक्रम वन। विक्रम वन क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने इसको बनाया। निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। स्काई रूट एरोस्पेस निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ने इसको बनाया रॉकेट को। फिर है भारतीय नौसेना की ताकत अब और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर एक युद्धपोत अब आ चुका है हमारे पास में, आईएनएस तारागिरी, जो कि प्रोजेक्ट 17A के जो 7 युद्धपोत हमारे पास आने, उस 7 में से ये चौथा है आईएनएस तारागिरी, वो आ चुका है। और ये किसने बनाया? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। इसी में ही 5वां जो है वो है आईएनएस दूनागिरी, वो भी हमारे पास में आ चुका है। 5वां है आईएनएस दूनागिरी और इसको बनाया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता की कंपनी, इसने इसको बनाया है। ठीक है, एक और इसकी खास बात है, आईएनएस दूनागिरी की एक खास बात हो रही, ये 80 महीनों के अंदर ही तैयार कर दिया गया। तो ये अपनी श्रेणी का दूसरा ऐसा युद्धपोत है जो 80 महीनों के अंदर रिकॉर्ड बना दिया इसने, कि 80 महीनों के अंदर इसको जो युद्धपोत को बना दिया गया, तैयार कर दिया गया 80 महीनों के अंदर। ये भी इसकी खास बात है आईएनएस दूनागिरी की। फिर इसके बाद में शाची। शाची क्या है? नेक्स्ट जनरेशन अपतटीय पेट्रोल जहाज की जो 11 लॉन्च किए जाने, उस 11 में से पहला है शाची। उसके अलावा है जो संशोधक। संशोधक क्या है? जो सर्वे वेसल लार्ज परियोजना है। सर्वे वेसल लार्ज परियोजना यानी कि पुराने जो जहाज थे उसको नई टेक्नोलॉजी से लेस करके वापस से रिलॉन्च किया जा रहा है। उसके अंदर चौथा और आखिरी है संशोधक। क्या नाम है इसका? आईएनएस संशोधक। ये जो आईएनएस संध्याक पहला था, आईएनएस निर्देशक दूसरा था, आईएनएस इक्षक तीसरा था और चौथा है आईएनएस संशोधक। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। फिर है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आ चुके हैं हमारे पास में 2। एक तो है एग्रे जो भी जीआरएसी वही कोलकाता की कंपनी ने बनाया, और एक है मालवान जो कि आपके कोची की कंपनी कोचीन ने बनाया है। ये पनडुब्बी रोधी मिसाइल है, एग्रे और मालवान। फिर ये लोकायन 26 जिसके अंदर आईएनएस सुदर्शनी को भेजा है। लोकायन 26 लोक पूरे लोक में घूमने के लिए भेजा है। पूरे आपको घूम के आना है। कहाँ पे? 13 देशों के 18 बंदरगाहों को घूमना है, कवर करना है। वहाँ पे जो जो मेले लग रहे हैं उनको सबको देखते हुए आना है। और ये 20 जनवरी को कोची से रवाना हुआ था और अभी कहाँ पहुंच गया? एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में पहुंच चुका है। ठीक है, इसके बाद में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, हमारी ऊर्जा की सुरक्षा करने के लिए हमने ऑपरेशन चलाया और वहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वहाँ पे 5 से ज़्यादा युद्धपोत को तैनात कर दिया गया। फिर है आईओएनएस समुद्री अभ्यास टीटीएक्स 2026। अब टीटीएक्स 2026 क्या है? टेबल टॉप एक्सरसाइज। कहाँ कब हुआ? मार्च में हुआ, 27 मार्च। और कहाँ पे हुआ? कोची। कोची में टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई है जो टीटीएक्स 2026 के नाम से। एक खास बात इसमें जो क्या याद रखनी है कि आईओएनएस की भारत को 16 साल बाद अध्यक्षता मिली है। 2 साल के लिए अध्यक्ष बनता है, 2026 से 2028 के लिए भारत को बनाया गया है आईओएनएस का अध्यक्षता। फिर देखेंगे आईएनएसवी कौंडिन्य। ये क्या है? पुरानी जो प्राचीन परंपरा थी उस पर आधारित हमारा जहाज बनाया गया, उसका नाम था आईएनएसवी कौंडिन्य। फिर भवसागर क्या है? भवसागर है गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के राष्ट्रीय भंडार के रूप में इस जगह को नामित किया गया है, भवसागर, जो कि कहाँ पर है? कोची। फिर है FWD 200B। बी मतलब बॉम्बर, इसे याद रखना है। FWD 200B, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? ये दुनिया का सबसे सस्ता किलर ड्रोन है, जो भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर ड्रोन है।
इसकी गति है आपकी 200 से 250 किलोमीटर और रेंज है आपकी 800 से 2000 किलोमीटर। चलेंगे नेक्स्ट। फिर थल सेना की नई ताकत क्या है? एक तो तुंगुस्का हमारे पास में आ चुका है। तुंगुस्का में क्या है? वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम है, जो कि रूस की कंपनी से टाई अप करके लिया गया है। फिर एक प्रहार है, जो कि लाइट मशीन गन है, प्रहार लाइट मशीन गन, 7.62 mm की इसके पास में कैलिबर है। और ये टोटल 41,000 गनानी, इसमें से 2,000 आ चुकी है और अडानी और IWI कंपनी का बना हुआ है। फिर आर्टेमिस 2, जो कि चंद्र का मिशन है, चंद्रयान का मिशन है, नासा का मिशन है। 4 लोगों को भेजा और 10 दिन में वो घूम के वापस आ गए। फिर iOS सागर 2.0, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इंडिया रीजन। 16 मित्र देशों को हमारे जहाज पर बिठा करके चारों तरफ घुमाया गया, दिखाया गया कि जहाज ऐसे होता है, प्रशिक्षण दिया गया उनको, ऐसे लड़ते हैं। 16 मित्र देश थे। इस योजना का नाम है iOS सागर 2.0। फिर 2 जहाज थे जो हमारे लिए गैस का सिलेंडर लेकर के वहां से आए हैं। एक का नाम है शिवालिक, एक का नाम है नंदा देवी। दोनों अपने यहाँ पे हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम है, शिवालिक और नंदा देवी। इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। शिवालिक और नंदा देवी लौट करके आ गए और हमारे लिए गैस लेकर के आ गए। ठीक है। वीओसी पोर्ट, वीओ चिदम्बरनार, जिसको क्या किया गया है? डिजिटल ट्विन बंदरगाह बना दिया गया है। पहला डिजिटल ट्विन बंदरगाह बन चुका है। फिर प्रथम स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार सिस्टम, ये कहाँ पर लगाया गया है? ये है तमिलनाडु में, इसका परीक्षण किया गया है तमिलनाडु में। और कंपनी मुट्टम तट तमिलनाडु में इसका परीक्षण किया गया है। और विकास वाली कंपनी, इसको बनाया किसने? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT। ठीक है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी आपको पता ही है कि 23 जो शैक्षणिक संस्था है उसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी की प्रयोगशाला विकसित की गई है, उसका नाम है नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है। और प्रूशियन ब्लू क्या है? एक दवाई का नाम है जो क्या करती है? रेडियो एक्टिविटी को थोड़ा कम करती है, रेडियो एक्टिव सीजियम और थीलियम को शरीर से बाहर निकाल देती है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी है। अब आप इसके चाहो तो नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ इसी तरीके से, यही कलरफुल पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। चाहे आप इसको नोट्स बनाएं, चाहे किसी भी तरीके से करें, प्रिंट बना सकते हैं, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर इसको याद करना है एज इट इज, क्योंकि हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो हम चलेंगे वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष रक्षा और एआई। इसके अंतर्गत हम चलेंगे कि अब क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अंतरिक्ष में क्या हुआ है, एआई में क्या हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ये क्या है? CE-20 जो कि एक क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका विकास इसरो द्वारा किया गया है और ये 100% स्वदेशी है, 100% भारत में निर्मित है। और इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। अब इसका यूज क्या है भाई? ये क्रायोजेनिक इंजन है, जो कि CE-20 नाम का क्रायोजेनिक इंजन है। भारत इस तरीके का इंजन बनाने वाला 6ठे नंबर का देश है। मतलब इससे पहले 5 देशों में इस तरीके की टेक्नोलॉजी थी, अब भारत एक 6ठे नंबर का देश है जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी बना लिया है और खुद ने 100% स्वदेशी टेक्नोलॉजी से इसको बना चुका है। हमारे इसरो ने इसको बना दिया है। ठीक है। तो इसका नाम है CE-20, इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना कि CE-20। इसका यूज क्या आता है? इसका यूज आता है जो भारी रॉकेट होते हैं, भारी मिसाइल को लॉन्च करने वाले जो रॉकेट होते हैं, जैसे LVM-3, उनकी क्षमता को ये और ज़्यादा बढ़ा देगा। जैसे मार्क 3 LVM-3 उनकी पेलोड क्षमता को बढ़ाएगा, भारी रॉकेटों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनकी लॉन्चिंग क्षमता को, कैपेसिटी को ये बढ़ा देगा। CE-20, तो भारत इस तरीके का 6ठा देश है, ये टेक्नोलॉजी वाला भारत 6ठा देश है। तो आगामी जो अंतरिक्ष मिशन है, जितने भी अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मिशन है, उसमें इस क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाएगा, CE-20। ठीक है। कहाँ बना है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। चलेंगे नेक्स्ट। नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन, ये क्या है? नेविगेशन के लिए भाई इंडिया में जैसे हमारे पास में GPS होता है, फोन में गूगल मैप होता है, उस तरीके से इंडिया ने खुद का लॉन्च कर रखा है, उसका नाम है नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? IRNSSS, इंडियन रीजन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो हमारी एक सैटेलाइट है जो हमने भेज रखी है, पहले की पुरानी करंट है, नया कुछ भी नहीं है इसमें अभी तक, ये पुरानी भेजी हुई है IRNSS। इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये भारत की सीमाओं के आसपास 1500 किलोमीटर तक सटीक नेविगेशन देती है। कि जैसे ये भारत है, भारत के आसपास के 1500 किलोमीटर की रेंज तक ये सटीक नेविगेशन देती है। तो ये हमारी GPS पर निर्भरता को कम करती है, जो GPS है वो उस पर निर्भरता को ये कम करती है, क्योंकि ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। पर मेन चीज़ क्या है, इसको अभी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में ये जो IRNSS-1F उपग्रह है, इस उपग्रह की परमाणु घड़ी खराब हो गई है।
इस परमाणु घड़ी ने काम करना बंद कर दिया है। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसलिए चर्चा में क्योंकि इसकी जो इस उपग्रह की परमाणु घड़ी ने काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। आकाशा 300 3D प्रिंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए आप अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो थ्री डी प्रिंट, एक तो थ्री डी प्रिंटर पढ़ेंगे और एक प्रिंट हुआ हुआ इंजन पढ़ेंगे। ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो चीजें आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को लग जाएगा। आकाशा 300, नाम ध्यान रखना है कि आकाशा 300 जो कि एक थ्री डी प्रिंटर है, वो क्या है, इसको बनाया है इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने। इसको दिया गया है इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर को दिया गया है, और बनाया किसने, स्पेस टाइम 4D केरल, इस कंपनी ने इसको बनाया है। स्पेस टाइम 4D जो कि केरल की कंपनी है, और उसका सहयोग लिया, IIST का सहयोग लिया। ठीक है, अब इसका काम क्या है वो आपको ध्यान रखना है कि ये उच्च तापमान वाला औद्योगिक ग्रेड का प्रिंटर है। ये काफी उच्च टेक्नोलॉजी का भी में भी ये प्रिंटिंग कर सकता है, उच्च टेक्नोलॉजी वाली चीजों को प्रिंट कर सकता है। मतलब टेम्परेचर 350 से 500 डिग्री तक पहुंच जाए तब भी ये खराब नहीं होगा, इस तरीके की चीजें ये प्रिंट करता है। और आकाशा 300 एक 3D प्रिंटर है, नाम आपको ध्यान रखना है कि 3D प्रिंटर है। इससे कुछ ऐसे उपकरण, कुछ ऐसे यंत्र प्रिंट किए जाएंगे जो कि हमारे मिसाइलों में काम में आ सके, कहीं भी आपके पास में परमाणु जो भी औजार होते हैं उसमें काम आ सके, रॉकेट निर्माण में काम आ सके। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है काफी कि आकाशा 300 है, इससे केवल हम प्रिंट करके इस तरीके के उपकरण बनाएंगे, औजार औजार बनाएंगे, पुर्जे बना सकते हैं केवल इससे प्रिंट करके। जो रॉकेट में लग रहे हैं, अब आप देख लीजिए रॉकेट में लगने वाले पुर्जे हम हाथ से नहीं बना के, मशीनों से नहीं बनाकर, एक प्रिंटर से बना रहे हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया आकाशा 300, जिसकी तापमान सहने की कैपेसिटी है 350 से 500 डिग्री। इसका जो मटेरियल होता है वो मटेरियल है पीक, एक उन्नत इंजीनियरिंग पॉलीमर का प्रिंट करने की क्षमता है इसकी, इस तरीके का मटेरियल प्रिंट करता है। फिर साथ में क्या है, इसका उपयोग है रॉकेट निर्माण में, रॉकेट निर्माण के, रॉकेट की पुर्जे निर्माण में उपयोगी है। तो काफी कम समय में रॉकेट की पुर्जे ये प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि हम हाथ से बनाएंगे तो उस चीज को बनाने में जो कोई 10 दिन लग रहे हैं, तो ये उसको एक दिन में बना करके प्रिंट कर देगा। तो रॉकेट निर्माण में भी इसमें समय में, लागत में कमी आएगी। ठीक है, तो आकाशा 300 प्रिंटर। दूसरी चीज है एग्नाइट। ये एग्नाइट क्या है, ये 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन है। वो तो क्या था, 3D प्रिंटर, आकाशा तो था 3D प्रिंटर, और एग्नाइट क्या है, 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन। ये प्रिंट करने के बाद में बना हुआ इंजन है जो एक ही बार में पूरा कंप्लीट प्रिंट कर दिया गया। तो प्राइवेट स्पेस सेक्टर में भारत की एक काफी बड़ी उपलब्धि है एग्नाइट, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। नाम है एग्नाइट। वो था आकाशा 300, ये था एग्नाइट। एग्नाइट का निर्माण किसने किया है, अग्निकुल कॉस्मोस, चेन्नई की कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस। और ये क्या है, दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। दुनिया का पहला सिंगल पीस, यानी कि एक ही बार में बना दिया गया, कोई टुकड़ों में नहीं बनाया गया, इसको कंप्लीट एक ही बार में बनाया गया है, वो है हमारा एग्नाइट। ठीक है, टाइम कितना लगा इसको बनाने में, टाइम लगा 7 दिन। 7 दिन के अंदर 3D प्रिंटर से इस तरीके का एक इंजन एक ही बार में बना दिया गया, बिना टुकड़ों में बनाया, सीधे के सीधे ये प्रिंटर बना दिया गया है। और इसका आकार है लगभग 1 मीटर लंबा, और ये इलेक्ट्रिक मोटर से चालित होता है। और इसमें इनकोनेल, इनकोनेल से ये बना हुआ है, इनकोनेल जो कि निकल का सुपर एलोय वाला तत्व होता है, इनकोनेल, उससे ये बना हुआ है। अब इसका उपयोग किस में किया जाएगा, इसका उपयोग अग्निबाण जैसी मिसाइलों में किया जाएगा। ठीक है, मेन इसको ध्यान रखना है, एग्नाइट जो कि क्या है, एक इंजन एक ही बार में बन गया। 7 दिन में इसको बनाया, 3D प्रिंटर से इसको बनाया गया है, 7 दिन में बनाया। बनाया किसने, अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने। उपयोग इसका अग्निबाण जैसे मिसाइलों में इनमें किया जाएगा, रॉकेटों में। और सामग्री है इनकोनेल। ठीक है, अब इन दोनों में आप एक बार डिफरेंस देख लीजिए कि आकाशा 300 तो क्या है, ये है एक 3D प्रिंटर, जबकि एग्नाइट क्या है, एक 3D प्रिंटेड इंजन है। वो तो प्रिंटर है, खुद प्रिंटर है, और ये प्रिंट होने के बाद में बना हुआ इंजन है। ठीक है, इसको बनाया, आकाशा को बनाया स्पेस टाइम 4D कंपनी ने, और इसमें मटेरियल काम आया पीक, और इसकी खासियत है 350 से 500 डिग्री टेम्परेचर में इसकी क्षमता। जबकि एग्नाइट क्या है, इसको बनाया है अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने, और इसका बना हुआ जो जिस धातु से बना है उसका नाम है इनकोनेल, और ये बनाया 7 दिन में, और एक ही बार में बना दिया गया, सिंगल पीस का ये सिस्टम है। फिर चलेंगे नेक्स्ट। अब ये है विक्को सेट 1, नाम ध्यान रखना है विक्को सेट 1, और ये नाम आपको प्रेरित करेगा विक्को सेट 1 जॉब लगने के बाद में। कैसे प्रेरित करेगा कि ये विक्को सेट 1 क्या है,
ये एक ऐसा उपग्रह है जो एक सरकारी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्रों ने बना दिया। बिल्कुल कम रिसोर्सेज में एक सस्ता सा उपग्रह बना दिया, उसको लॉन्च कर दिया, सफल परीक्षण भी कर दिया। वो है विक्को सेट 1। विक्को सेट 1 है, किसने बनाया? सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय अरायाकुड़ी, शिवगंज, तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये जो शिवगंज शिवगंगा का जो आपके पास में स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, उसके 11वीं कक्षा के छात्रों ने इस तरीके का आपके पास में ये उपग्रह बनाया, ये सैटेलाइट, जो कुल मिलाकर के सिर्फ 600 ग्राम का है, सिर्फ 600 ग्राम का है। और इसके अंदर 5 विशेष सेंसर लगे हुए हैं। कितने? 5 विशेष सेंसर लगे हुए हैं, 600 ग्राम का है। एक खासियत क्या है? ये समताप मंडल में कवक बीजाणुओं का अध्ययन करने के लिए बनाया गया। ये क्यों बनाया गया? कि ताकि ये उड़ करके जाए, समताप मंडल तक जाए और वहां पर जाकर के कवक बीजाणुओं का अध्ययन करे और वापस लौट करके आ जाए। तो इस तरीके का, और ये सफल परीक्षण हुआ है। अब आप देख लीजिए कि जब आप जॉब लग करके जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप भी कुछ इसी तरीके के टीचर बनेंगे, कि आपके नाम आए कि आपके स्कूल के बच्चों ने कुछ इसी प्रकार का प्रयोग किया। कोई ऐसा नहीं तो दूसरा कोई नाम रोशन करेंगे। तो उम्मीद है आप भी कुछ इस प्रकार से करेंगे। इसलिए ये आपके लिए प्रेरणादायक स्टोरी है कि क्या सरकारी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्रों ने, क्योंकि आप भी 11वीं 12वीं को पढ़ाएंगे, स्कूल लेक्चरर की आप तैयारी कर रहे हो, तो 11वीं 12वीं में जाकर के आप उनको प्रेरित करके कुछ इस तरीके के बना सकते हैं। कुछ भी, किसी भी फील्ड में आप उनका नाम रोशन करें। तो ये चीज़ है, 600 ग्राम का ये कंप्लीट था, जिसमें 5 सेंसर लगे हुए थे। काम इसका क्या है? काम है कवक बीजाणु, इनका अध्ययन करना। कहाँ पर जाकर के? समताप मंडल में जाके। समताप मंडल में जाकर के कवक बीजाणुओं का अध्ययन कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इसको कैसे लॉन्च किया गया? ये जो गुब्बारा है, आप ये देख लीजिए, कुछ इसी प्रकार से था। ये उपग्रह के ऊपर ऐसा गुब्बारा लगा दिया गया और उसके अंदर भर दी गई हीलियम गैस। अब हमें पता है कि हीलियम गैस सबसे हल्की गैस होती है, हवा से हल्की होती है, इसलिए वो उड़ती है। उड़ने वाला गुब्बारा आप समझ लीजिए, जैसा हम देखते हैं बच्चों के खिलौने वाला, वो उड़ने वाला जो गुब्बारा होता है, वैसा वाला इन्होंने एक काफी बड़ा गुब्बारा लिया और उसके लगा करके इसको उड़ा दिया। उड़ा करके इसको 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक, लगभग 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसको पहुंचा दिया। और 22 किलोमीटर की ऊंचाई में जाकर के वहां पे ये जो विक्कोसेट बने, इसकी जो इसका काम था कवक का परीक्षण करना, कवक बीजाणुओं का अध्ययन करना, वो अध्ययन करा और वापस लौट गया, वापस भी इसको प्राप्त कर लिया गया। मेन चीज इसमें ये है कि 12 किलोमीटर तक तो शोभ मंडल होता है। हमें पता है कि शोभ मंडल 12 किलोमीटर तक तो होता है, जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं। उसके ऊपर होता है आपका समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत, ओजोन लेयर होती है। वो 12 से 50 किलोमीटर की रेंज में होती है, लगभग 12 से 50। और ये कहाँ तक चला गया? 22 किलोमीटर तक ये जा चुका। तो 22 किलोमीटर यानी कि ये कहाँ गया है? समताप मंडल में। समताप मंडल में 22 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये गया है और वहां पर जाकर के इसने कवक बीजाणुओं का अध्ययन किया और वापस लौटा है। नाम है विक्को सेट 1, सरकारी स्कूल, तमिलनाडु, शिवगंगा। ठीक है, 600 ग्राम इसका वजन था और 5 इसमें सेंसर लगे हुए थे। चलेंगे नेक्स्ट। फिर है प्रोजेक्ट वायुबाण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट वायुबाण जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उसको तो हाथों हाथ याद करते हुए चले। प्रोजेक्ट वायुबाण क्या है? ये भारतीय वायुसेना का एक क्रांतिकारी ड्रोन प्रोजेक्ट है। ये क्या है? भारत का पहला हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड ड्रोन प्रोजेक्ट। कि मतलब हेलीकॉप्टर एक ड्रोन को लेकर के जाएगा, हवा में जाकर के उसको हवा में से ड्रोन को ड्रॉप कर देगा, ऊपर से छोड़ देगा। ये इस तरीके का प्रोजेक्ट है वायुबाण। जैसे कि आप नाम से समझिए वायु बाण, कि हवा में जाकर के कोई बाण चला दिया जाए। तो कुछ इसी प्रकार से इसमें क्या है कि एक जो हेलीकॉप्टर है वो जाएगा हवा में, और हवा में जाकर के वो इस बाण को चला देगा। ये बाण क्या है? ड्रोन। इस ड्रोन को हवा में जाके छोड़ देगा। उसके बाद में इस ड्रोन में खुद का ऑटोमेटिक एआई सिस्टम लगा हुआ है। इसमें इस तरीके का सिस्टम लगा हुआ है कि अगर दुश्मन देश इसका सेंसर जाम भी कर दे, इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी दिशा, मैप, जीपीएस सब कुछ जाम कर दे, तो भी इसके अंदर खुद के अंदर सोचने की क्षमता है। ये वहां पे जाएगा, उसकी रिसर्च करेगा कि इसको क्या करना है, क्या रिसर्च करेगा, उसकी पहरेदारी करेगा, निगरानी करके, और आखिर में इसको जब इसको जरूरत लगेगी, ये दिशा भी नहीं भटकेगा क्योंकि इसके अंदर खुद की टेक्नोलॉजी विकसित है। और ये आखिर में जाकर के खुद को वहां पे जाकर के उड़ा करके विस्फोट कर देगा। अगर इसको लगेगा कि यहाँ पे कुछ समस्या है, वहां पे जाकर के विस्फोट कर सकता है। तो इस तरीके का ये वायु में छोड़ा हुआ बाण है, इसलिए इसका नाम हो गया प्रोजेक्ट वायुबाण। तो क्या है? भारत का पहला हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड ड्रोन प्रोजेक्ट है। ठीक है, एयर लॉन्च इफेक्ट, मतलब हवा से ही इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, हेलीकॉप्टर के द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया, उससे छोड़ दिया गया। इसका संचालन किसने किया है? डायरेक्टरेट ऑफ एरोस्पेस, डायरेक्टरेट ऑफ एरोस्पेस डिजाइन द्वारा इसका संचालन किया गया है। इसमें हाइब्रिड सर्विलांस और लोइटरिंग मुनिशन इसमें लगा हुआ है। अब इसकी क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता है 50 से 80 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है कि 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। जैसे इसको एक बार छोड़ दिया, इस तीर को, इस ड्रोन को जब एक बार छोड़ दिया, उस छोड़ने के बाद में 50 से 80 किलोमीटर तक जाकर के वहां पे जाकर के कहीं पे भी विस्फोट कर सकता है ये 50 से 80 किलोमीटर। दूसरी बात,
500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक इसका वॉरहेड है। मतलब इसके अंदर जो बम वगैरह होते हैं, जो भी सामग्री होती है, जो भी आपके पास में बम, हाँ मतलब ये समझ लीजिए बम या इस तरीके की कोई चीज़ होती है, उसको ले जा सकता है ये 500 ग्राम से 1 किलो तक, और वहाँ पे जाकर के विस्फोट कर सकता है। 500 ग्राम से 1 किलो वजन तक उसको लेकर के जाएगा और जाके विस्फोट कर सकता है। ये इसकी क्षमता है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर और आधा किलो से 1 किलो तक का कैपेसिटी, आधा किलो से 1 किलो तक ये वो मतलब क्या बोलते हैं इसका, बारूद, जो पटाखों के अंदर भरा होता है उस तरीके का बारूद या बम उस तरीके का ले जाया जा सकता है। ठीक है। अब कुछ देखिए इसमें इसके और क्या क्या काम है। इसके विशेषता है, इसको एक तो एयर लॉन्च, कि इसको हवा से लॉन्च किया जा सकता है, और ये ड्रोन उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से हवा में ही लॉन्च किया जा सकता है, कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, उड़ते उड़ते कहीं पे भी लॉन्च कर दिया इसको। ठीक है। फिर ये स्वायत्त ड्रोन है, मतलब इसको उड़ाने के लिए किसी दूर से सिग्नल देने की जरूरत नहीं है। स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस, खुद का खुद उड़ सकता है ये, खुद में इसमें उड़ने की क्षमता है, ये ऑटोनोमस फ्लाइट वाला सिस्टम है इसमें। और ये जीएनएसएस डिनाई, यानी कि नेविगेशन, दुश्मन देश अगर नेविगेशन का सिस्टम ब्लॉक कर दे, इसका नेविगेशन खराब कर दे, तो भी यहाँ पर ये रास्ता नहीं भटकेगा, इसको जहाँ पे जाना है वहाँ पर जाएगा, वहाँ पे निगरानी करेगा, और वहाँ पे आखिर में जाकर के पहले जासूसी करेगा। जासूसी करने के बाद में इसको जरूरत पड़ी तो ये खुद ही जाकर के वहाँ पर मिसाइल बन करके वहाँ पे दुश्मन के लक्ष्य से टकरा जाएगा और विस्फोट कर देगा। तो ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी है, और नाम है इसका प्रोजेक्ट वायुबाण। वायु से छोड़ा हुआ बाण, आप ये देख लीजिए, वायु से, ये वायु से इसको बाण को छोड़ दिया, इस तरीके से इसका नाम हो गया प्रोजेक्ट वायुबाण। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। फिर है सेबी का एक सुदर्शन एआई सिस्टम। सेबी जो बैंक वगैरह को कंट्रोल करता है वो है सेबी, और सेबी का एक एआई सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम है सुदर्शन। सुदर्शन, सुदर्शन। अब ये क्या है, ये निवेशकों को सुरक्षित रखने के लिए इन हाउस एआई सिस्टम बनाया गया है। इसका कार्य क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक वित्तीय सामग्री को और अवैध निवेश की सलाह देने वालों को निगरानी करना। कि कई जगह आपके पास में, जैसे आप टेलीग्राम खोलते आपके पास में आता है कि स्टूडेंट है, आपको पैसे चाहिए, इस पर निवेश करते, क्लिक करें, एक बार क्लिक करते आपको पैसा मिल जाएगा। या फिर आपके पास में कई ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाता है, उसमें बोलते हैं कि आप 2000 रुपये लगाओ, आपको अगले दिन 7 दिन बाद में 4000 मिल जाएंगे, या फिर इस प्लेटफॉर्म में लगाओ, इस शेयर मार्केट में लगाओ, ऐसी भ्रामक वित्तीय सलाह देते हैं। तो वो भ्रामक वित्तीय सलाह पर निगरानी करेगा। अब ये सेबी का काम ही यही है कि इस पर निगरानी करना। तो ये अकेला इसको करने के लिए असमर्थ है, कि कितना लोग तो डेवलप होते जा रहे हैं, कि तो इसलिए इसने भी अपने आप को डेवलप किया है, इसने साथ लिया है सुदर्शन एआई का। अब ये सुदर्शन एआई इन सब पर निगरानी रखेगा, और इसने बहुत अच्छा काम किया है। इसने क्या किया है, टोटल अब तक 1.2 लाख से अधिक भ्रामक पोस्ट को डिलीट कर दिया है इसने। 1.2 लाख से अधिक, जब से ये एआई बना है सुदर्शन, तब से लेके अब तक 1.2 लाख तक नेट पे जितनी भी आपके पास में भ्रामक वित्तीय जानकारी थी, वो सभी को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। नाम है इसका सुदर्शन। सुदर्शन चक्र की तरह है ये, सुदर्शन चक्र की तरह इसने बस एक बार इसको स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद में ये सबको खत्म करता जा रहा है, जितनी भी भ्रामक वित्तीय जानकारी है सबको हटा दिया है। साथ में अब देखेंगे हम कुछ काम की चीजें, कि ऊर्जा के नवाचार। वो क्या हुआ है, भारत का पहला एलपीजी एटीएम। एक तो होता है, एक तो पैसों का एटीएम होता है, कि आप एटीएम पे गए, पैसे निकाल करके ले आए। फिर आजकल नए नए एटीएम बन रहे हैं, आजकल पानी का भी एटीएम बन रहा है, कि आप एटीएम बनवा लिए, वहाँ पे गए, पानी का कैंपर भर के लिए आए। फिर इसी तरीके का एक एटीएम ये बनाए, इस एटीएम पे गए आप, वहाँ से सिलेंडर भर के ले आएंगे। ये है आपका देश का पहला एलपीजी एटीएम, देश का पहला एलपीजी एटीएम है। तो यहाँ पे सीधे एटीएम मशीन पे जाना है, और वहाँ पे आपको सिलेंडर दे देंगे, सिलेंडर भर के दे देंगे। कुछ इस प्रकार का ये एटीएम मशीन है। कहाँ पे लगाया गया है इसको, सोहना, गुड़गांव, गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है। सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा। और कंपनी इसकी बीपीसीएल, बीपीसीएल कंपनी ने इसको लगाया है। बस जगह का नाम इसको ध्यान रखना है आपको, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा, बीपीसीएल इसकी कंपनी है। और इस पे 24/7 ऑटोमेटेड, जैसे आपके हमेशा एटीएम में पैसे ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, भले उसमें ये हो नहीं वो बात अलग है, कि एटीएम खाली हो जाए वो बात अलग है, बस उसी तरीके से इसमें भी 24/7 ऑटोमेटेड एलपीजी की डिलीवरी हो जाएगी। यह एक डिजिटल इंडिया और ऊर्जा सुगमता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है। तो इस तरीके की नई एटीएम मशीन लगाई गई है। ऐसी एक नई मशीन राजस्थान में भी लगाई गई है। वो किसकी है, अनाज एटीएम मशीन। अनाज लेने के लिए एटीएम मशीन लगाई गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एटीएम मशीन तो किसकी है, एलपीजी की। और ये कहाँ लगी है, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा में। सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा, यहाँ पे तो लगी एलपीजी की एटीएम मशीन। और अनाज की जो एटीएम मशीन है वो हम आगे देखेंगे, वो राजस्थान में लगी है। राजस्थान में 3 जिलों में उसको शुरू किया गया है। ठीक है। एक और ये है हरित हाइड्रोजन मिशन। अब ये हरित हाइड्रोजन मिशन है, इसका ये लक्ष्य है कि 2030 तक
5 मिलियन मीट्रिक टन, 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हासिल करना। ये है हमारा हरित हाइड्रोजन मिशन। इतना हमने टारगेट लिया है कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हर वर्ष उत्पादन क्षमता हासिल हो सके। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में सिर्फ 8,000 टन प्रतिवर्ष, काफ़ी कम है। वर्तमान में 8,000 टन है जो अभी अभी चालू हुई है, इसलिए 8,000 टन ही है। लेकिन हमारा टारगेट है 2030 तक इसको 5 मिलियन प्रतिवर्ष तक पहुंचाना। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। पहला एलपीजी एटीएम का है सोना, गुरुग्राम, हरियाणा में। फिर देखेंगे परमाणु ऊर्जा 2047 तक भारत के नए 3 एसएमआर और भारत का टारगेट। कि भारत का टारगेट क्या है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता बनाना। 2047 तक का टारगेट है कि 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा की क्षमता विकसित करना, जिसमें से अभी हाल फिलहाल में 3 नए मॉडल विकसित किए गए। एक तो है बीएसएमआर जो कि 200 मेगावाट का है, बीएसएमआर 200 मेगावाट का, और वो कहाँ पे बना है? तारापुर, महाराष्ट्र में। इसी तरीके से एसएमआर जो कि 55 मेगावाट का है और वो कहाँ पे बना है? वो भी तारापुर, महाराष्ट्र में। और एक तीसरा है HTGR, तो ये कहाँ पे? ये 5 मेगावाट का है और ये है वाइजैग या विजाग, आंध्र प्रदेश। वाइजैग भी बोलते हैं, विजाग, आंध्र प्रदेश। ये है HTGR 5 मेगावाट का। अब ये 5 मेगावाट का, जबकि 200 और 55, ये क्यों? क्योंकि ये जो 5 मेगावाट का ये है हाइड्रोजन उत्पादन, ये हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहा है, जबकि ये विद्युत का उत्पादन और ऊर्जा का संवर्धन करने वाले हैं। ठीक है, तो बीएसएमआर तो क्या है? विद्युत का उत्पादन वाला। एसएमआर क्या है? ऊर्जा का संवर्धन करने वाला। और HTGR क्या है? हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला। एच से ही पता लग रहा है HTGR है हाइड्रोजन वाला, और ये है 5 मेगावाट का, जबकि एसएमआर है 55 मेगावाट का और बीएसएमआर है 200 मेगावाट का। ये दोनों तारापुर में, और हाइड्रोजन वाला है वाइजैग, विजाग, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2047 तक का टारगेट है 100 गीगावाट का। फिर है एक आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली, उसकी एक नई अचीवमेंट है कि दिल्ली का एक आर्मी हॉस्पिटल है रिसर्च वाला। उसने क्या किया है? इस आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली ने एक नई उपलब्धि हासिल की है, वो है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का इलाज, काला मोतिया ग्लूकोमा है, उसका इलाज किया है। और ये जो नवाचार किया है, ये दुनिया का पहला ऐसी सर्जरी हुई है जिसमें क्या हुआ है कि मोतियाबिंद और ग्लूकोमा दोनों की एक साथ सफल सर्जरी की गई है। कि मोतियाबिंद भी हो रखा है और ग्लूकोमा भी हो रखा है, दोनों का एक साथ एक ही बार में सर्जरी कर दी गई। ये विश्व का पहला ऐसा एग्जाम्पल है, और वो कहाँ पे हुआ है? आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में। दुनिया की पहली है जिसमें मोतियाबिंद और ग्लूकोमा का एक साथ सफल इलाज किया गया है। मेन तो इसमें जो किया गया है वो ग्लूकोमा का है, लेकिन वास्तविकता में ये इस तरीके की पहली सर्जरी है जिसमें ग्लूकोमा और मोतियाबिंद दोनों एक साथ इलाज कर दिया गया। और इसमें तकनीक कौन सी इस्तेमाल की गई? कि इंट्रा ऑपरेटिव एक्वस एंजियोग्राफी। यहाँ पे क्या है? आंखों से जो तरल बहाव हो रहा है, तरल जो निकल रहा है आंखों से तरल, उसको सटीक रूप से मापती है ये वाली टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें उपकरण जो काम में लिए गए वो हाइड्रस माइक्रोस्टेंट का सफल प्रत्यारोपण किया गया, और HRA का इसमें इमेजिंग तकनीक इस्तेमाल की गई। और जो इसका डॉक्टर थी, जो सर्जन थी, उसका नाम है आरती सारिन। मेन चीज क्या है? ग्लूकोमा का, काला मोतिया का इलाज किया गया, वो है आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में। ठीक है, ग्लूकोमा, काला मोतिया। ठीक है, नेक्स्ट अब है नई बायोटेक सुविधा। वो क्या है? बायो इकोनॉमी बूम। अब ये क्या है? तिरुवनंतपुरम, केरल, इसमें नई बायोटेक सुविधा का विकसित किया गई है। इसमें क्या है? उसका उद्घाटन किया है BRICRGCB, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। इसमें पुनर्योगज कोशिकाओं और सेंसरों के लिए केंद्रीय सुविधा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 60 करोड़ की लागत से इस तरीके की अपने पर टेक्नोलॉजी विकसित की गई है कि आपको ड्रग डिस्कवरी, चिकित्सा और कृषि जीनोमिक्स, इनका बढ़ावा दिया गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की बायो इकोनॉमी में इतनी वृद्धि हो चुकी है 16 गुना। कि पिछले दशक को अगर आधार माना जाए तो इस बार 166 बिलियन, पिछले दशक से 16 गुना वृद्धि हो चुकी है। इस बार तो 166 बिलियन हुआ है, लेकिन हमारा टारगेट कितना है? 2030 तक 300 बिलियन तक पहुंचने का। 2030 तक 300 बिलियन पहुंचने का हमारा टारगेट है। अभी वर्तमान में कितना है? 166 बिलियन। ये आपको ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है स्वास्थ्य नीति। इसमें क्या है? कुछ एक चीजों पर, जैसे दवाओं पर प्रतिबंध लगाए गए। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि GLP-1, इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। GLP-1, इसके प्रचार पर, इसकी पोस्ट पर, इसके जो एडवर्टाइजमेंट होता है उस पर रोक लगा दी गई है। क्यों? ये GLP-1 दवा असल में डायबिटीज टाइप 2 के डायबिटीज के लिए ये दवा काम में आती है, GLP-1। लेकिन लोग पतले होने के लिए इस दवा का उपयोग करने लग गए थे, मतलब इसका मिसयूज करने लग गए।
बिना डॉक्टर की सलाह के जाकर के इस दवा का उपयोग करने लग गए। आजकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, किसी एक ने लिया, उसके असर दिख गया, तो वो उसका उपयोग करके सबको बताने लग गया कि यार ये वाली इंजेक्शन लगाओ और पतला हो जाओ, ये वाली चीज़। तो मेन चीज़ क्या है, ये जो इसका मिसयूज़ था, वो होने लग गया था, और इसलिए इस प्रकार की दवाओं पर प्रतिबंध लगाना ज़रूरी था। तो जो सीडीएस को सीडीएससीओ ने जीएलपी-1 की जो दवा है, इनके विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। साथ में क्या है, ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लीजिए कि मधुमेह टाइप 2 के लिए ये दवा बनती है, जो बिना डॉक्टरी सलाह के लिए लोगों ने इसका मोटापा कम करने के लिए इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिए थे। क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली कुछ इस प्रकार से होती है कि ये इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करती है और भूख लगना कम कर देती है। मतलब इस दवा को आपने लगा लिया तो आपको भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो आप कुछ खाएँगे नहीं, और खाएँगे नहीं तो पतले होने लग जाएँगे। इसलिए इसका मिसयूज़ करने लग गए थे। उसका नाम था जीएलपी-1। ये दवा आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है आयुर स्वादोत्सव। इसका नाम है आयुर स्वादोत्सव। आयुर स्वादोत्सव कैसे? कि इसके 2 नामों से मिलकर के बना है। एक तो आयुर और एक स्वाद। तो आयुर आयुर से समझ में आ रहा है आयुर्वेद, और स्वाद से मतलब है स्वादिष्ट। तो ये आयुर्वेद और पारंपरिक खान-पान को वैश्विक स्तर पे बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का जो आयोजन किया गया है, आयुर स्वादोत्सव, एक मेला लगाया गया है, ये समझ लीजिए, आयुर स्वादोत्सव। आयोजन कहाँ पे हुआ इसका? आईटीआर है जामनगर। जामनगर गुजरात में इसका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, वहाँ पे इस तरीके का ये सम्मेलन किया गया। सम्मेलन, मेला कुछ भी समझ लीजिए, ये लगाया गया आयुर स्वादोत्सव। तो ये आयुर स्वादोत्सव आप ये देख लीजिए, आयुर्वेद की चीज़ें ये सारी, और स्वाद से रिलेटेड है। ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं सब आयुर्वेद से ही है। इलायची, अदरक, हल्दी, जो भी आपके पास में ये जो भी चीज़ें, सब के सब आयुर्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग बताते हैं। अदरक वदरक, ये जो भी चीज़ें, काली मिर्च, लौंग, पुदीना, ठीक है, इसका मिश्रण किससे किया गया? स्वाद से। और इस प्रकार का एक मेला लगाया गया। वहाँ कहाँ पे लगाया? जामनगर गुजरात में। चलेंगे नेक्स्ट। अब एक ग्रामीण डिजिटल सेवा केंद्र विकसित किया गया है। ग्रामीण डिजिटल सेवा केंद्र, उसको नाम क्या दिया गया? उसको नाम दिया गया फिजिटल। फिजिटल, एकीकृत फिजिटल सेवा केंद्र। अब इसमें क्या होगा? फिजिटल, ये नया नाम दिया गया। ये कैसे दिया गया? इसमें फिजिटल का मतलब कैसे है कि एक तो होता है फिजिकल और एक होता है डिजिटल। तो फिजिकल प्लस डिजिटल को मिला करके, फिजिकल प्लस डिजिटल, इन दोनों को मिला करके एक नया नाम दिया गया। उसका नाम बन गया फिजिटल। ये लॉन्च किया गया है फिजिटल। ये जैसे कि वो सीरियल आता था, इसमें ऐसे अक्षरा और नैतिक दोनों का नाम मिला करके उसके बच्चे का नाम रख दिया गया, अक्षरा और नैतिक नक्श। इस तरीके से यहाँ पे फिजिकल, फिजी, और डिजिटल, टल, इसको ले लिया गया फिजिटल। ऐसा नाम बनाया गया। सेम उसी तर्ज पे इस तरीके का नाम लिया गया है। तो इस फिजिटल, इसका काम क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके की सेवाओं का प्रसार करना है, जहाँ पर कुछ फिजिकली सेवाएं और कुछ डिजिटली सेवाएं एक ही छत के नीचे आपको एक साथ मिल सके। जिसमें क्या क्या होंगे? जैसे कि भारत नेट हाई स्पीड इंटरनेट, भारत नेट द्वारा बनाया गया, लगाया गया हाई स्पीड इंटरनेट। टेलीमेडिसिन की सुविधा हो, हेल्थ की सुविधा हो, एटीएम की सुविधा हो, ड्रोन की सेवाएं हो, मिट्टी का परीक्षण वहाँ पे करवाया जा सके, ई गवर्नेंस वहाँ पे स्थापित हो, और कौशल प्रशिक्षण भी वहाँ पे करवाए जा सके। तो ये सभी चीज़ें एक ही छत के नीचे करवाई जा सके, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसका नाम है एकीकृत फिजिटल सेवा केंद्र। और ये कहाँ पर लगाया गया है? सबसे पहले लगाया है उमरा गांव, गुना, मध्य प्रदेश। जगह ध्यान रखनी है, उमरा गांव, गुना, मध्य प्रदेश। और इसका उद्घाटन किया ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा। ठीक है, ज्योतिरादित्य जो नेता है उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। तो इसका नाम है फिजिटल सेवा केंद्र। और स्टार्ट कहाँ पे किया गया? उमरा गांव, गुना, मध्य प्रदेश। और भी जगह स्टार्ट होंगे, पर सबसे पहला स्टार्ट किया गया है उमरा गांव। फिजिकल प्लस डिजिटल इज इक्वल टू फिजिटल। ठीक है, इसी तरीके से आईबीएम का पहला संगम इनोवेशन सेंटर, पहला संगम इनोवेशन सेंटर है, वो कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु में। इसमें भी जगह ध्यान रखना है कि बेंगलुरु में बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? हाइब्रिड क्लाउडिंग और एआई विकास को गतिविधि देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गति को बढ़ावा देना और हाइब्रिड क्लाउडिंग को बढ़ावा देना। इस तरीके का एक ये हब बनाया गया है। और वो कहाँ पे? आईबीएम का पहला संगम इनोवेशन सेंटर कहाँ बना है? बेंगलुरु में। चलेंगे नेक्स्ट। अब है कुछ नई खोज। नई खोज क्या है? एक जो CERN है,
CERN उन्होंने एक नई खोज कर दी है, एक कण खोज दिया है। उस कण का नाम है XICC++। SciCC++, इसको इस तरीके के बोला जाता है, जैसे चाइनीज भाषा में इसको बोलते हैं SciCC++। जैसे शाओमी का फोन होता है, शाओमी, जियोमी बोलते हैं उसको, हम यहाँ पे जियोमी बोल देते हैं, वो शाओमी एक्सआई, वैसा वाला ये एक्सआई है। XICC++, किसी भी तरीके से याद रख लेना। इसको सिंबल में कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये कण CERN ने खोजा है, ये कण खोजा है, बस कण खोजा है, इतना नाम ध्यान रख लीजिए। साथ में एक हनुमान प्रोजेक्ट। हनुमान प्रोजेक्ट क्या है? आंध्र प्रदेश में ये लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश में। ये क्या है? मानव और वन्य जीवों के संघर्ष के कारण ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। कि आंध्र प्रदेश में क्या होता है, बार बार मानवों का और वन्य जीवों का संघर्ष हो जाता है। कभी जैसे हाथी रोड पे आ जाते हैं, कभी लोग शिकार करने चले जाते हैं, कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि मानवों का और वन्य जीवों का संघर्ष हो जाता है। कभी कोई घायल हो जाता है, कभी वन्य जीव घायल हो जाते हैं, कभी लोग घायल हो जाते हैं। तो उनसे निपटने के लिए, उनसे उनके एक सही तरीके से, सेफ तरीके से इससे निपटने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, हनुमान प्रोजेक्ट। उसमें क्या है, 100 विशेष वाहन बनाए गए हैं जो कि टाइम पर रेस्पॉन्स देंगे, फटाफट वहां पे पहुंच जाएंगे। जैसे ये समझ लीजिए आप एम्बुलेंस बना दी गई है 100, जो टाइम पर पहुंच जाएगी। और इस तरीके के कोई अगर किसी का कुछ नुकसान होता है तो उसकी मुआवजे की राशि जो पहले 5 लाख थी उसको अब 10 लाख कर दी गई है। ठीक है, ये थोड़ा करंट का इफेक्ट था, टेक्नोलॉजी से काम करनी है, कुछ अलग आ गया। फिर साथ में है राजस्थान में टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसको हम देखेंगे। राजस्थान में एक तो क्या है, IIT जोधपुर में कैंसर का पता लगाने वाले एक स्मार्ट सेंसर को डेवलपमेंट किया गया है। कि कैंसर का पता लगाने के लिए अब आपको सुई लगाने की, कोई ब्लड सैंपल लेने की जरूरत नहीं है। आप उसके जो थूक से और पसीने से, कहाँ है, एक ऐसा फ्लेक्सिबल सेमीकंडक्टर सेंसर डेवलप किया गया है जो व्यक्ति की लार और पसीने, सलाइवा और स्वेट, लार और पसीने, इनसे भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के शुरुआती स्तर पर ही पहचान कर सकता है। तो ये काफी अच्छी डेवलपमेंट है, काफी अच्छी उपलब्धि है। जिसमें क्या है, IIT जोधपुर में यहाँ पे इस तरीके का सेंसर डेवलपमेंट किया गया है जो व्यक्ति की लार और पसीने, इन दोनों से भी व्यक्ति की कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को स्टार्टिंग स्टेज पर ही पता लगा लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति के ब्लड सैंपल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी भी कोई ऐसी आक्रामक परिस्थिति से नॉन, मतलब बिना कोई आक्रामक काम किए, बिना कोई खून निकाले, इस तरीके से उसकी कैंसर की जांच कर दी जाएगी। ये कहाँ पे हुआ है? IIT जोधपुर में। फिर एक और चीज़ है, देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी। अब ये इस तरीके का देश का पहला कोई इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बन रहा है। ये कोई सा भी ऐसा मेडिकल इंस्टीट्यूट बन रहा है तो हमें पता है एक ही जगह बन सकता है। राजस्थान में सबसे जो डेवलपमेंट हो चुका, जो डेवलप्ड हॉस्पिटल है वो है SMS, जो कि जयपुर में। तो SMS अस्पताल, जहाँ पे इंडिया की क्या, वर्ल्ड की कुछ ऐसी स्कीम्स है जो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं, पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं, वो भी SMS में। और ये काफ़ी अच्छा डेवलप होता जा रहा है। इसी क्रम में एक और नई उपलब्धि हासिल की है, इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी, जो SMS अस्पताल के चरक भवन में स्थापित किया गया है। ये लंदन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे उन्नत संस्थान है। ये देख लीजिए, लंदन में कोई इस तरीके का उन्नत संस्थान है, उसके बाद दूसरा कौन सा है हमारे यहाँ पे? SMS अस्पताल। यहाँ पे क्या है, 6 प्रकार की अत्याधुनिक लेजर मशीनें तैनात की गई है। 6 नई लेजर मशीनें इस तरीके की लाई गई है, जिससे क्या क्या कर सकते हैं, एंटी एजिंग और स्किन टाइटनिंग, इस तरीके की चीजें की जा सकती है। एंटी एजिंग जैसे कि एज बढ़ना रोकना, एज बढ़ना रोकने के लिए टेक्निक होती है एंटी एजिंग, रोकना या एज बढ़ना कम करना। दिखता कम है, एज तो बढ़ेगी आपकी, लेकिन आपकी स्किन को इतना टाइट कर देते हैं वो कि आपकी एज बढ़ने पर भी आपकी चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं दिखेगी, स्किन ढीली नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, सफेद दाग का इलाज और सोराइसिस, इस तरीके के रोगों का इलाज, PRP, हेयर ट्रांसप्लांट, ये सब किया जा सकेगा। कहाँ पे? इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी, जो कि अब कहाँ स्थापित हो गया है? SMS में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब है अनाज ATM। अनाज ATM राजस्थान में इस तरीके का पहला ATM स्थापित किया गया है। बाहर पहले भी स्थापित किए जा चुके हैं, इंडिया में और जगह, लेकिन राजस्थान में नया स्थापित हुआ है। वो कहाँ कहाँ पर है? स्टार्टिंग फेज में जयपुर, बीकानेर और भरतपुर। एक ATM है जिस पर लोग जाएंगे और अपने जो राशन कार्ड होता है उससे जाकर के वो ATM से सीधे मशीन से वहाँ पे अनाज ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लाभार्थी राशन कार्ड का नंबर और बायोमेट्रिक अंगूठा लगा करके सीधे मशीन से गेहूं या अनाज प्राप्त कर सकेंगे। तो इससे थोड़ा बहुत फर्जीवाड़ा रोकने की इन्होंने कोशिश की है। कहाँ पे? 3 जगह स्थापित हुआ है, जयपुर, बीकानेर और भरतपुर। स्थान ध्यान रखना है। ये है अनाज ATM। तो राशन वितरण के लिए इस तरीके की ये जो सुविधा स्टार्ट की गई ताकि लंबी लाइनें नहीं लगे, आगे और भी लगाई जाएगी। ये केवल एक स्टार्ट है, नवाचार। फिर है लाडो प्रोत्साहन योजना। तो लाडो प्रोत्साहन योजना आपको पता है, जो पहले से एक योजना थी, उसमें 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं लाभार्थी को 21 वर्ष की आयु तक, बालिका के जन्म से, और 21 वर्ष की आयु तक 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और 7 किस्तों में ये राशि दी जाती है।
और ये बालिका की शिक्षा में सुधार के लिए ये चीज़ की जाती है और इसकी लॉन्च हुई थी 1 अगस्त 2024 को। ये तो है पुरानी स्कीम। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इस स्कीम में लाड़ो प्रोत्साहन योजना का पोर्टल बनाया गया है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना पोर्टल, और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है हनुमानगढ़ से। ठीक है? कब लॉन्च किया गया है? महिला दिवस के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये लॉन्च किया गया है। हनुमानगढ़ से लॉन्च किया गया है। नाम है लाड़ो प्रोत्साहन योजना पोर्टल। ठीक है? बस ये ध्यान रखना है, बाकी सब स्कीम तो आपको पहले से ध्यान है। एक और चीज़ है, स्वदेशी पेक्टिन का निर्माण टेक्निक। पेक्टिन का निर्माण, स्वदेशी पेक्टिन का निर्माण किया गया है। वो कैसे किया गया है? एक कच्चे माल, मंडियों के बचे हुए जो रॉ मटेरियल है, कोई नींबू के छिलके और आपके पास में संतरा मौसमी, इनके छिलके जो है उनसे लेकर के एक पेक्टिन बनाना। ठीक है? यानी कि कचरे से पेक्टिन का निर्माण किया गया। पेक्टिन एक फाइबर होता है, उसका निर्माण किया गया। ये एक नई टेक्निक विकसित की गई, स्वदेशी पेक्टिन का निर्माण। स्वदेशी पेक्टिन का निर्माण जो कि किससे बनाया गया? बिल्कुल कचरे से, मंडी का कचरा, नींबू छिलके, उससे लेकर के। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, इसकी जो संस्था है, किसने बनाया ये? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, अजमेर की यूनिवर्सिटी है। उसमें डॉक्टर डी भगवान और उसके साथियों ने मिलकर के ये चीज़ बनाया, तो कचरे से पेक्टिन बनाया। और ये जो स्वदेशी पेक्टिन है, ये बिल्कुल सफल परीक्षण हुआ है। इस स्वदेशी पेक्टिन का, इसका पेक्टिन का काम क्या आता है? यह पेक्टिन मतलब जो मुरब्बे होते हैं और ये जेली होती है, जेली वगैरह होती है, उसकी थोड़ी गाढ़ापन उसको बढ़ाता है। ये पेक्टिन ये काम आता है। उनके साथ मिलके खट्टे फलों के साथ में मिलके, थोड़ा बहुत सिरके वगैरह के साथ, नींबू के रस के साथ मिलकर के थोड़ा जेली टाइप की चीज़ें बना देता है। वो चीज़ काम आती है पेक्टिन। इस तरीके से ये क्या है? जीरो वेस्ट और सर्कुलर इकोनॉमी का एक मॉडल है, जिससे उत्पादन की लागत 60 से 70% कम हो जाती है। ठीक है? तो उत्पादन बढ़ाने के लिए जो जो आपके पास में कचरा होगा, जो आपके पास में कोई भी चीज़ आप फैक्ट्री में कोई मटेरियल बना रहे हैं, उसके कचरे से आप अब पेक्टिन बना सकेंगे। ये चीज़ अब डेवलप कर दी गई है। ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट। तो उम्मीद है इतना आपने कर लिया होगा। एक बार इसमें से काम काम की चीज़ें रिवीजन कर लेते हैं, वरना आप भूल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ थी CE-20, जो कि एक क्रायोजेनिक इंजन है, भारी क्रायोजेनिक इंजन है, भारी रॉकेटों के लिए। और ये एक नई उपलब्धि है। भारत इस तरीके का छठा देश बन गया है जिसने CE-20 तरीके का क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर लिया है, और 100% स्वदेशी है। ये क्या है? 100% स्वदेशी इंजन। फिर नेविगेशन जो सिस्टम है हमारा, उस नेविगेशन सिस्टम में, उपग्रह में, उसकी घड़ी खराब हो गई है, परमाणु घड़ी उसकी काम करना बंद कर दी है। ये है आकाशा 300 प्रिंटर। काफ़ी काम की चीज़ है कि आकाशा 3D जो प्रिंटर है, आकाशा 300 3D प्रिंटर, ये काफ़ी काम की चीज़ क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा लिक्विड प्रोपेशन सेंटर पे स्थापित किया जाएगा इसको, और इसका निर्माण किया है स्पेस टाइम 4D केरल ने। ये क्या करता है? उच्च तापमान के अंदर भी औद्योगिक ग्रेड का प्रिंटर काम करता है। ये उच्च तापमान वाले मटेरियल बनाता है। इसमें जो मटेरियल काम में लेता है वो है पीक। पीक मटेरियल को लेकर के प्रिंट करता है ये, और इससे जो चीज़ें बनाई जाएगी उनका उपयोग रॉकेट निर्माण में किया जाएगा। ठीक है? इससे जो पुर्जे बनाए जाएंगे रॉकेट निर्माण में उसका उपयोग किया जाएगा। एग्नाइट क्या है? एग्नाइट एक अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी का है, और यह एक बूस्टर इंजन है। क्या है ये? इंजन जो एक ही बार में सिंगल पीस में बना है। तो दुनिया का ये पहला ऐसा इंजन है जो एक बार में बना दिया गया है, और इसका टाइम कितना है? 7 दिन इसको बनने में लगे। अग्निबाण जैसे मिसाइलों में ये काम में आएगा। ठीक है? इन दोनों का अंतर आपने देख लिया। फिर है विक्को सेट 1, जो आपके राजकीय विद्यालय के बच्चों ने इसको बना करके इस तरीके का उड़ाया, और 22 किलोमीटर की ऊंचाई इसने प्राप्त की। ठीक है? विक्को सेट 1। प्रोजेक्ट वायुबाण के हवा से इस तरीके का आप ड्रोन ड्रॉप करके उसको लॉन्च कर देंगे। तो एयर ड्रॉप्ड ड्रोन क्या है? हेलीकॉप्टर से ड्रॉप्ड ड्रोन, जो कि खुद के ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलेगा, हाइब्रिड सर्विलांस और लोटरिंग मोनिशन पे काम करेगा। और ये 50 से 80 किलोमीटर की रेंज पर जा सकेगा। इसकी मारक क्षमता है 50 से 80, और उसके बाद में ये आधा किलो से 1 किलो का जो विस्फोटक है ले जा सकेगा। फिर इसकी जो कार्यप्रणाली है वो किस तरीके से कि हवा से लॉन्च किया जा सकता है। फिर ये खुद की टेक्नोलॉजी से उड़ता है। इसको एक बार आपने छोड़ दिया तो इसके पास में कितना ही नेविगेशन इसका जाम कर दो, कितना भी जाम कर दो, ये अपने जहाँ पर इसको जाना है वहाँ पर जाकर के पहुँचेगा। ठीक है? रास्ता नहीं भटकेगा। उसके बाद में ये पहले जासूसी करेगा, और जरूरत पड़ने पर खुद जाकर के वहाँ पर फूट जाएगा, जासूसी भी करेगा ये। इस तरीके का ड्रोन है वायुबाण। ठीक है? सेबी ने एक सुदर्शन नाम का एआई लॉन्च किया। सुदर्शन नाम का एआई जो भ्रामक वित्तीय पोषक पोस्ट पर नजर रखता है। फिर ऊर्जा का नवाचार, जो कि भारत का पहला एलपीजी एटीएम है। कहाँ पे? सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा में। फिर है हरित हाइड्रोजन, जिसमें हमारा टारगेट कितना है? 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। ठीक है?
परमाणु के जो हमारा टारगेट है वो है 2047 तक 100 गीगावाट, जिसमें 3 हमारे पास में अभी बना दिए गए हैं। फिर ये आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में ग्लूकोमा का इलाज कर लिया गया है, सफल इलाज हुआ है। फिर ये आपके पास में बायो इकोनॉमिक में 16 गुना वृद्धि हो गई है, 160 बिलियन की। इसका टारगेट अब क्या है, 2030 तक 300 बिलियन। ठीक है। GLP-1, ये क्या है, GLP-1 नाम की जो दवा है, इसके एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब पर, विज्ञानों पर, सब पे रोक लगा दी गई है, क्योंकि इसका मिसयूज हो रहा था। और ये आयुष स्वादोत्सव इसका आयोजन किया गया है जामनगर में। ठीक है। आगे है फिजिटल। फिजिटल क्या है, एकीकृत फिजिटल सेवा केंद्र, इस तरीके का केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है, उमरा गांव, गुना, मध्य प्रदेश। उमरा गांव, गुना प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये फिजिकल और डिजिटल दोनों सुविधाएं एक साथ में एक ही छत के नीचे आपको ये सारी, ड्रोन, टेलीमेडिसिन, हेल्थ, ATM, ई गवर्नेंस, और भी जो आपकी मिट्टी का परीक्षण होता है, हाई स्पीड इंटरनेट, ये सारी चीजें, कौशल प्रशिक्षण, सब एक ही छत के नीचे दे दी जाएगी। और IBM का पहला संगम इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, बेंगलुरु में। यहाँ पे AI टेक्नोलॉजी को और डेवलप किया जाएगा। CERN ने एक नए कण की खोज की है, एक्साई CC++, साई CC++। हनुमान प्रोजेक्ट क्या है, आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। उसमें क्या किया गया है, जो संघर्ष होता था लोगों और जानवरों के बीच में, उस पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है, उससे थोड़ा उभरने की कोशिश की है। IIT जोधपुर ने एक ऐसा स्मार्ट सेंसर डेवलप किया है जो लार और पसीने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का पता लगा लेगा। फिर देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहाँ पे स्थापित हुआ है, वो है SMS में, चरक भवन। फिर ये अनाज ATM 3 स्थानों पर स्टार्ट किए गए, वो है जयपुर, बीकानेर और भरतपुर में। फिर लाड़ो प्रोत्साहन योजना पोर्टल हनुमानगढ़ से लॉन्च किया गया है। और पेक्टिन का निर्माण किसने किया है, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर ने, जहाँ पे डॉक्टर डी भगवान ने इसका स्टार्ट किया है। अब हम चलेंगे टेक्नोलॉजी में, कुछ पोर्टल्स, कुछ नए पोर्टल्स और कुछ ऐप्स, कुछ नई ऐप्स लॉन्च की गई है, उन ऐप्स को देखेंगे। ऐप्स का नाम देखना है जल्दी जल्दी, इन ऐप को काफ़ी जल्दी देख सकते हो क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है इस हिसाब से। तो लीगो इंडिया परियोजना, LIGO, लीगो इंडिया परियोजना, ये क्या है, ब्रह्मांड में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के विलय से जो गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न होती है, उनका अध्ययन करने के लिए ये परियोजना बनी है। इसका स्थान क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे, जो बिल्कुल कम भी अगर गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न हो रही है, ब्रह्मांड में कुछ भी घटनाएं हो रही है उससे गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न हो रही है, उनका अध्ययन करने के लिए ये परियोजना है, लीगो इंडिया परियोजना। इसका स्थान कहाँ है, ओग, हिंगोली जिला, महाराष्ट्र। ठीक है। और लीगो की फुल फॉर्म क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। और इसमें क्या है, इस तरीके का, यह पांचवा देश है, भारत पांचवा देश है जो इस तरीके के गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन कर पाएगा। ठीक है। इस तरीके की जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का डिटेक्ट कर पाएगा वो भारत इस तरीके का पांचवा देश है। चलेंगे नेक्स्ट। फिर टेराफेब। टेराफेब एक प्रोजेक्ट है जो कि एलन मस्क का प्रोजेक्ट है। इसमें टेराफेब में क्या है, कहाँ पे स्थापित किया गया, टेक्सास अमेरिका में। इसका लक्ष्य क्या है, प्रतिवर्ष 1 टेरावाट कंप्यूटिंग क्षमता वाले AI चिप्स को बनाना। AI टेक्नोलॉजी की चिप्स को अब आजकल काफ़ी डिमांड हो रही है AI टेक्नोलॉजी की, तो उस तरीके के चिप्स बनाने के लिए एलन मस्क आपको पता है इस तरीके के काम में हमेशा आगे रहते हैं, तो उन्होंने ये 3-4 कंपनियों को मिला करके उनके साथ साझा करके इस तरीके का टारगेट लिया है कि हर वर्ष 1 टेरावाट कंप्यूटिंग क्षमता की AI चिप्स बनाना है। और ये कंपनी का ये नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है टेराफेब। फिर फ्रॉड प्रो। फ्रॉड प्रो क्या है, इसका विकास किया है सी डॉट, भारत की कंपनी सी डॉट भारत ने ये फ्रॉड प्रो AI का विकास किया है। अब ये फ्रॉड प्रो AI तो पुरानी ही है, लेकिन इसका चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसलिए क्योंकि यह क्या करती है, दूर संचार पे धोखाधड़ी जो होती है उसका पहचान करके उस पर रोक करती है। ठीक है। जो कोई धोखाधड़ी कर रहा होता है उसको रोक लगाती है, उस पर रोक लगाती है। और इसको अभी प्राइज मिला है, कहाँ पर, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026, जो कि कहाँ पर आयोजित हुई, बार्सिलोना में। बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 जो आयोजित हुई है, उसमें इसको सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क सुरक्षा का प्राइज मिला है। इसलिए चर्चा में किसको मिला है प्राइज, सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क सुरक्षा की। नेटवर्क पर सबसे ज्यादा सुरक्षा कौन करता है, फ्रॉड प्रो AI, जो कि इंडिया का AI है। और सी डॉट भारत ने इसको बनाया, सी डॉट कंपनी है भारत की, उसने इसको बनाया फ्रॉड प्रो। फ्रॉड प्रो है फ्रॉड को रोकने के लिए, AI है। और इसको बार्सिलोना में जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित हुई उसके अंदर इसको प्राइज मिला है सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क सुरक्षा का। फिर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा AI पहल। भाई
बांध की सुरक्षा करने के लिए दो नई एआई विकसित हुई है। एक तो है नेत्रा। नेत्रा, इस नेत्रा का फुल फॉर्म क्या है? एनडीएसए। एन मतलब एनडीएसए, इंजन फॉर ट्रैकिंग एंड रिव्यूइंग यूजिंग एआई। कि एआई का यूज करके आप बांध के अंदर पानी की पूरी आवाजाही को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। यह है आपका नेत्रा। इसका लॉन्च कहाँ पे किया गया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने इसको लॉन्च किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने इसको लॉन्च किया। और यह एक एआई चैटबॉट इंटरफेस है जो 6600 से ज़्यादा बांधों का डेटा विश्लेषण करेगा। 66 से ज़्यादा बांधों की निगरानी रखेगा और उसका नाम है नेत्रा। ठीक है, बांधों का ध्यान रखने के लिए जो एआई है उसका नाम है नेत्रा। ठीक है, नेत्रा। फिर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा दर्पण पोर्टल, एक और है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा दर्पण पोर्टल। ये क्या है? बांधों की निगरानी के लिए जीआईएस, ठीक है, जीआईएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और पारदर्शिता प्रदान करता है। यानी कि ये वास्तविक रियल टाइम जगह पर देखता है, उसको देख करके जैसे मैप देखते हैं उस तरीके से मैप प्रदान करता है। उसमें देखता है कि पानी कहाँ पर किस जगह कितना ज़्यादा है, तो ये बांधों की निगरानी करता है। वो है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा दर्पण पोर्टल, RSRBSD। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। फिर है साथी पोर्टल। साथी पोर्टल क्या है? साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम की एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये आपकी सहायता करेगा। वो है साथी पोर्टल। ये क्या करेगा? शिक्षा मंत्रालय ने इस तरीके का पोर्टल बनाया है जो कि जेई नीट एसएससी सीयूईटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग करवाएगा। तो ये शिक्षा मंत्रालय प्लस आईआईटी कानपुर, इन दोनों ने एक मिश्रित रूप से जॉइंट वेंचर है। तो जेई नीट एसएससी सीयूईटी आदि की मुफ्त कोचिंग कराएगा। और इसकी भाषा है हिंदी, इंग्लिश और अन्य 12 और भी क्षेत्रीय भाषा है। तो इस तरीके की भाषा इसमें काम मिली गई है। पोर्टल का नाम है साथी पोर्टल। आपका साथी बनेगा, पढ़ाई में आपका साथी बनेगा साथी पोर्टल। ठीक है, मुफ्त कोचिंग, फ्री कोचिंग कराएगा। फिर है प्रिज्म एसजी पोर्टल। प्रिज्म एसजी पोर्टल है, ये नितिन गडकरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री दोनों ने मिलकर के इसको लॉन्च किया प्रिज्म। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि परिवहन और रेल दोनों से संबंधित है। इसमें क्या है? इसका काम है बुनियादी ढांचा विकसित करना। काम है इसका बुनियादी ढांचा विकसित करना। बुनियादी ढांचा कैसे कि जैसे कई कई जगह रोड है, उन रोड के ऊपर ब्रिज बनाना। मेन काम इसका यही है कि रोड के ऊपर जहां पर जरूरत है वहां पर ब्रिज बनाना। तो ये जो रोड ओवर ब्रिज है उसमें इनकी दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाएगा। वो कौन बढ़ाएगा? प्रिज्म एसजी पोर्टल। ये काम क्या करेगा? ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, कई कामों को ये ऑनलाइन कर देगा। उस ऑनलाइन करने की वजह से समय की बचत होगी। समय की बचत कुछ इस प्रकार से होगी कि जो काम 12 महीने में होता है वो काम आपके कुछ 3 से 4 महीने में हो जाएगा। और इस तरीके के कौन कौन से काम है? जैसे किसी भी प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलना और उसका निरीक्षण करना। तो ये मंजूरी और निरीक्षण वाला काम ये ऑनलाइन कर देगा। कौन सा काम? प्रिज्म एसजी पोर्टल। ये प्रिज्म एसजी पोर्टल जब इसको ऑनलाइन कर देगा तो ये 12 महीने के अंदर जो काम होता है इस तरीके के ब्रिज बनने का काम, वो ये 3 महीने के अंदर, इस जो कागज वाला काम है वो तो ये 3 महीने के अंदर कर देगा और काम जल्दी से शुरू हो जाएगा। काम का समय और कम हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। प्रिज्म एसजी पोर्टल। फिर है राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग। राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग क्या कहता है? ई विधान, विधान से ध्यान रखना, विधानसभा। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, विधान मतलब विधानसभा। यहाँ पे क्या है? एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन की तर्ज पर सभी विधानसभाओं को डिजिटल बनाने की ये पहल है कि सभी विधानसभाओं में डिजिटल काम में लिया जाए। कि आप कागज पे साइन नहीं करवाए, कागज पे पटल पे नहीं रखे, डिजिटल सबके हाथ में टेबलेट हो या लैपटॉप हो या मोबाइल हो, कुछ इस प्रकार से हो कि सभी इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जो भी बात कहनी है, जो भी सब कुछ है, सब कुछ काम ऑनलाइन हो। तो इस तरीके से केंद्र सरकार और 28 राज्यों और केंद्रों ने, केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर के इस एमओयू पे हस्ताक्षर किया है। जिसमें क्या है? क्लाउड आधारित एक प्लेटफॉर्म जो सदन की कार्यवाही को पूरी तरह से कागज रहित, पेपरलेस बनाता है। इस सदन की जो भी कार्रवाई है उसको कागज रहित, पेपरलेस बनाने की पहल है। नाम क्या है? राष्ट्रीय ई विधान। नाम से पता लग रहा है ई विधान। फिर रियल टाइम ऑडिट पोर्टल। ये किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईसी द्वारा। ठीक है, ये ऑडिट जो चल रही है उस ऑडिट की स्थिति और एक्शन टेकन टाइम को, रिपोर्ट को लाइव जानकारी देता है। जो भी ऑडिट चल रही है उसकी लाइव जानकारी देगा। जो भी आपके पास में इस टाइम पे जो भी एक्शन लिया जा रहा है, जो भी ऑडिट की स्थिति है उसकी लाइव जानकारी देगा। रियल टाइम ऑडिट पोर्टल, नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चलेंगे गृह सुगम पोर्टल। ये एक इंपॉर्टेंट है, गृह सुगम पोर्टल। ये क्या है कि
जैसे कि आप रहने वाले हो जयपुर के, आपकी पोस्टिंग हो गई मान लो बाड़मेर, तो आपको होम लोन लेना है, तो आप वहाँ से यहाँ पे आओगे, बैंक के चक्कर काटोगे, बैंक के चक्कर काटोगे, एक बार उसकी एप्लीकेशन मंजूर होगी, दूसरी बार आप आओगे, 2-3 बार अप्रूवल होने में टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया, गृह सुगम, कि अगर आप रक्षाकर्मी हो, आप अर्धसैनिक हो, या फिर आप सरकारी कर्मचारी हो, तो आपको नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा आपको वर्तमान पोस्टिंग, अपने घर बैठे होम लोन, वर्तमान पोस्टिंग वाले जिले से ही अपने वहाँ पे बैठे बैठे ही आप होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, जैसे बाड़मेर में आपकी पोस्टिंग है, तो बाड़मेर में बैठे बैठे ही आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और होम लोन के लिए अप्लाई हो जाएगा डिजिटली। ठीक है, ये है आपका गृह सुगम पोर्टल। फिर है माई पीएनजी डी पोर्टल। माई पीएनजी डी पोर्टल, अब इस पोर्टल में क्या है कि आजकल कई जगह पे गैस की लाइन बिछ गई है। मतलब पहले तो था सिलेंडर वाला, अब क्या है कई शहरों में गैस की लाइन, पाइपलाइन बिछ चुकी है। तो ये बोल रहा है कि इस पोर्टल के द्वारा एलपीजी से पीएनजी ट्रांजैक्शन आसान बना बना दिया जाएगा, कि एलपीजी सिलेंडर को, जिसके पास एलपीजी, वो एलपीजी तो त्याग दो और पीएनजी को अपना लो, पाइपलाइन वाली, तो पाइपलाइन वाली को अपना लो। ये चीज़ आपके पास में काफ़ी आसान बन जाएगा इस पोर्टल के द्वारा। अब इसमें एक नियम और कर दिया गया है कि जहाँ पर पीएनजी उपलब्ध हो चुकी है, वहाँ पर आपको 3 महीने के भीतर भीतर आपको इसमें स्विच करना ही होगा। अगर नहीं करोगे तो आपकी एलपीजी बंद हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके का नियम है। तो वैसे तो क्या है, इस नियम को आगे लचीला कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 महीने में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता, पर फिर भी ये एक ध्यान रखना है आपको कि एलपीजी से पीएनजी स्विच करने के लिए जो पोर्टल है उसका नाम है माई पीएनजी पोर्टल। फिर है मी हेल्थ ऐप। मी हेल्थ ऐप क्या है, केरल के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया, केरल के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। और क्या है, 10 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी, उनकी सेवाओं के परीक्षणों की, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आगे आती सभी की जानकारी इस मी हेल्थ ऐप के द्वारा आप खोल करके देख सकते हैं कि पास के हॉस्पिटल में डॉक्टर आया है कि नहीं आया, छुट्टी पे है कि नहीं है, कौन सा आसपास में आपके पास में स्वास्थ्य केंद्र है, कहाँ पे कौन सी चीज़ हो सकती है, कहाँ पे कौन सी जांच हो सकती है कि नहीं हो सकती। घर बैठे आप देख सकते हो, और फिर उसके बाद हॉस्पिटल जा सकते हो। तो 10 किलोमीटर की रेंज में आप इस चीज़ को देख सकते हो। ये है मी हेल्थ ऐप। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब इस तरीके से आप इसकी जो भी आपने ऐप देखी उनको देखो, दोबारा से एक बार देख लो कि लीगो इंडिया तो क्या है, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा था। और गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर, गुरुत्वाकर्षण जो ब्लैक होल वगैरह में गुरुत्वाकर्षण का जो तरंग निकली उसको डिटेक्ट करेगा लीगो इंडिया। टेराफेब क्या है, एलोन मस्क ने बनाया, और 1 टेरावाट की एआई चिप का निर्माण करेगा। फ्रोड प्रो क्या है, सी डॉट कंपनी बना रही है, और इसको अभी प्राइज मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क सुरक्षा का अवार्ड मिला है। नेत्रा क्या है, नेत्रा जल शक्ति संसाधन मंत्रालय ने बनाया है। 6600 से ज़्यादा बांधों की एआई पर आधारित ये निगरानी रखेगा। ठीक है, साथी क्या है, साथी एक पोर्टल है जिसमें फ्री कोचिंग करवाई जाती है। शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने इसको विकसित किया है, मुफ्त कोचिंग, आईआईटी जेई नीट की इनकी कोचिंग। प्रिज्म एसजी, प्रिज्म एसजी क्या है, सड़क और रेल मंत्रालय ने मिक्स रूप में इसको लॉन्च किया प्रिज्म। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भी आपके पास में मंजूरी मिलने का समय होता है, जो भी कागजी कार्रवाई होती है, वो काफ़ी कम हो जाएगी। 12 महीने से कट करके वो 3 से 4 महीने के अंदर इस पोर्टल के माध्यम से हो जाएगी। और बाकी ये जो विधानसभा के अंदर लॉन्च किया गया था, विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब एआई के अंदर ही एक काफ़ी बड़ी समिट हुई है इंडिया में, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड समिट है। मतलब जैसे कभी वहाँ पे, कभी इटली में हो रही है, कभी कहाँ पे हो रही है, अब की बार यहाँ पे कहाँ हुई है, इंडिया में। तो ये हमारे लिए पढ़ना कुछ इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो एआई की समिट हुई है, इसमें क्या क्या कुछ खास बातें हैं। तो जल्दी से आप इसको देख लीजिए कि 4th नंबर की ये जो इंडिया की जो समिट है, 4th नंबर का देश है इंडिया जहाँ पर ये समिट हुई है। टोटल 34 नंबर की समिट है, इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन। ठीक है, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पे हुआ, भारत में, भारत मंडपम में हुआ, नई दिल्ली में। कब हुआ, 16 से 20 फरवरी 2026। डेट भी ध्यान रखनी है कि 16 से 20 फरवरी को हुआ, भारत मंडपम में हुआ, नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, 4th नंबर का था, 4थे नंबर का था एआई इंडिया इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। फिर एआई सुरक्षा से ध्यान हटा करके, इसका उद्देश्य था कि एआई सुरक्षा से ध्यान हटा करके विकास और प्रभाव के लिए एआई की ओर मोड़ना। कि अब तक तो हम सिर्फ क्या है, एआई के कई जो हानिकारक इफेक्ट थे उस पर ध्यान दे रहे थे कि यार कि इससे ये हो जाएगा, एआई का ये हो जाएगा। अब हमने इसका ध्यान हटाया है कि केवल सुरक्षा से ध्यान हटा करके एआई की और भी जो टेक्नोलॉजी, और भी जो यूज़ है, उसके ऊपर आप ध्यान दो। एआई का यूज़ विकास और प्रभाव के लिए उपयोग करो। फिर इसका थीम क्या है, थीम याद रखनी है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, कि सभी का कल्याण और सभी का सुख हो। इस तरीके की इसकी थीम थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये थीम भी आपको ध्यान रखनी है। फिर ये मॉडल था
ये 3P पर काम करता है, 3P प्रोजेक्ट पर काम करता है। 3P कौन कौन से? पीपल, प्रोग्रेस, प्लेनेट। पीपल, प्रोग्रेस, प्लेनेट, इस तरीके का 3P पर ये काम करता है। कब? 4 नंबर की हुई भारत मंडपम दिल्ली में 16 फरवरी को हुई, 16 से 20 फरवरी। और यहाँ पे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर ये इसकी थीम है। चलेंगे नेक्स्ट। इसमें क्या क्या काम हुए? इसमें एक तो विजन इसका क्या है? विजन इसका बनाया गया मानव, MANAV, ये इसका विजन था मानव, कि हमें कुछ इस प्रकार से AI काम करना है कि कैसा हो कि एक तो एम मतलब मोरल एंड एथिकल, यानी कि AI कुछ नैतिक दिशा निर्देश पर आधारित हो, कि AI कुछ बिल्कुल हर कुछ काम नहीं करे, कुछ इसके दिशा निर्देश पर आधारित कुछ एथिकल काम करे। ठीक है। फिर अकाउंटेबिलिटी, मतलब अकाउंटेबिलिटी यानी कि पारदर्शी नियम हो और उसकी सख्त निगरानी किए जाए। फिर उसके बाद में एन मतलब है नेशनल सोवेरेनिटी, यानी कि स्वदेशी डेटा की संप्रभुता हो, स्वदेशी डेटा की इसमें संप्रभुता हो, यानी कि डेटा का असली मालिक उसका उपयोगकर्ता हो। फिर उसके बाद में ए मतलब एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिव, यानी कि AI पर किसी का भी एकाधिकार न हो, सब इसको एक्सेस कर सके और यह सबके लिए सुलभ हो। फिर पांचवा है वी मतलब वैलिड और लेगिटिमेट, यानी कि AI कानूनी रूप से वैध हो और सत्यापन के भी योग्य होना चाहिए। तो ये इसका कुछ मानव इस तरीके का इसका विजन है इंडिया का, कि ये मानव विजन पर आधारित है। विजन ध्यान रखना कि मानव विजन, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, मानव इसका विजन, 3P पर इसका मॉडल है। फिर इसमें देखते हैं कौन कौन सी AI हमारे यहाँ पे बनाई गई है। एक तो थी सर्वम AI, सर्वम AI का मॉडल क्या था? विक्रम LLM। ठीक है, विक्रम LLM नाम का मॉडल था। इसमें कुछ पैरामीटर काम में लिए गए, वो थे 30B और 105B, 30 बिलियन और 105 बिलियन पे ये काम किया गया। पैरामीटर्स थे इसके 30B और 105B। इसकी विशेषता क्या है? जो सर्वम AI में जो मॉडल विकसित किया गया, इसकी विशेषता है कि जैसे डीप सीक, जेमिनी फ्लैश, इनके बराबर का AI ने खुद ने अपना AI विकसित कर दिया गया। इंडिया ने कुछ इन जो बड़े बड़े AI है, डीप सीक और ये जेमिनाई, इनके बराबर के, ये इनसे भी अच्छे AI यहाँ पर डेवलप किए गए। ये इनकी विशेषता बताते हैं सर्वम AI की। फिर भारत जेन क्या है? प्रथम टू 17B मॉडल इसका मुख्य मॉडल है। अब इसका पैरामीटर, कितने पैरामीटर पे काम करता है ये? 17B, 17 बिलियन, 17B पर ये काम करता है। और ये इसकी क्या विशेषता है कि कम कंप्यूटिंग पावर पर भी ये चलता है और 21 भारतीय भाषाओं में ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर भाषा मेन आपके यहाँ पे जो AI आया, इंडिया में जो AI आया, उसमें सबसे बड़ा जो बैरियर था वो भाषा का ही बैरियर था। यहाँ हर राज्य में अलग अलग भाषा आई थी, तो AI जो आया वो पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज में काम करता था। तो मेन हमारे यहाँ पे जितने भी AI डेवलप हुए स्टार्टिंग फेज में, वो सभी भाषा को ट्रांसलेट करने वाले AI विकसित हुए, कि एक भाषा को दूसरी भाषा में, दूसरी को तीसरी में, किसी को भी किसी में भी ट्रांसलेट किया जा सके। पहले लिखी हुई को, फिर बोल करके, फिर वीडियो को, हर तरीके से कन्वर्ट किया जा सके। इस तरीके के AI पर ज़्यादा काम हुआ है, वो हम आगे देखेंगे कैसे। तो भारत जेन भी कुछ इसी तरीके से काम कर रहा है, ये 21 भारतीय भाषा को सपोर्ट कर पा रहा है। फिर है ज्ञानी AI। ज्ञानी AI का क्या है? ये 5B यानी 5 बिलियन पर ये पैरामीटर्स पर काम करता है। और यह वॉइस टू वॉइस संवाद, वॉइस टू वॉइस बात कर सकता है। ये इस तरीके का AI था कि वॉइस टू वॉइस आप बोलोगे तो वो भी बोल करके जवाब दे देगा, उसको लिखने में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर कंप्यूटिंग क्षमता का, AI कंप्यूटिंग क्षमता में वृद्धि। वृद्धि कितनी? कि हमारी जो वर्तमान क्षमता है वो है 38,000 GPUs, और हमारा जो विस्तार हुआ है नया, वो हुआ है 20,000 GPUs। लेकिन हमारा टारगेट कितना है कि 2026 के अंत तक 1 लाख GPUs तक हमारा टारगेट है, कि 2026 के अंत तक 1 लाख GPUs हमारी ये क्षमता में वृद्धि हो सके। फिर इस इंडिया AI मिशन 2.0 के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंडिया AI मिशन 2.0 के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये सब जो इंडिया की जो AI समिट हुई, उसी के प्रयोजन हम पढ़ रहे हैं। उसमें कौन सी AI बनी, कौन से उसके टारगेट थे, कौन से इसमें ये नया लॉन्च किया गया AI मिशन था, ये 1,000 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है। वॉइस AI स्टैक, ये क्या करता है? ये एक ओपन सोर्स वॉइस AI स्टैक है, और सरकारी सेवाओं को लोकल भाषाओं में बोल करके उपलब्ध कराना इसका उपयोग है। सरकारी जो भी सेवाएं हैं उनको लोकल भाषा में, जैसे कि आपके यहाँ पे आया, जैसे मारवाड़ में गया तो मारवाड़ी भाषा में, ढूंढाड़ में गया तो ढूंढाड़ी भाषा में, तो इस तरीके से बोल भर के हमारे यहाँ पे जैसे कचरे वाली गाड़ी आती है तो वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोल करके उसको बता सके। और ये कौन सा AI के द्वारा? वॉइस एरा AI का उपयोग के द्वारा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। फिर स्वास्थ्य के अंदर कुछ AI की नई पहल की गई है, वो कौन कौन सी है? एक तो है साही, सही,
स्ट्रेटजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। अब इसमें क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं में एआई का रोड मैप तैयार किया गया और सुरक्षित और नैतिक एआई का अपनापन किया गया। आपको एआई का नाम ध्यान रह जाए तो भी समझ में आ जाएगा कि सही क्या है, सही स्ट्रेटजी फॉर एआई इन हेल्थ और बोध। अब इस तरीके की कई एआई मून शॉट प्रोजेक्ट, और ये काफ़ी काफ़ी एआई, काफ़ी सारी एआई है इसमें। तो मैं मुख्य मुख्य एआई के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक एआई है किसान मित्र, किसान ई मित्र। अब नाम से पता लग रहा है किसान ई मित्र क्या है, जो किसानों के लिए एआई चैटबॉट है, जो कि क्या करता है, उर्वरक के सही उपयोग और लागत को कम करने में मदद करता है। कि किसानों को उर्वरक कैसे उपयोग करना है ये बताता है किसान ई मित्र। ठीक है, किसान ई मित्र नाम का। फिर है मौसम जीपीटी। जैसे हम जानते हैं चैट जीपीटी, वैसे हमारा हमने क्या बना दिया, मौसम जीपीटी। अब नाम से पता लग रहा है मौसम जीपीटी क्या बताएगा, ये किसानों को मौसम की और जलवायु की जानकारी देगा। मौसम और जलवायु की सटीक जानकारी देगा, पर खास बात क्या है, लोकल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में। ठीक है, ये बोलेगा भाई आज तो बारिश होने वाली है, ऐसे कुछ भी यहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है उस तरीके की लैंग्वेज में यहाँ पे बोलेगा, मौसम की जानकारी देगा। फिर है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म सतर्क। ब्रह्म सतर्क क्या है, ये एक एआई बनाया गया जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा, इनके बेसिन के लिए बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ इनके बेसिन के लिए। ब्रह्मपुत्र और गंगा में कई बार बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ के लोगों के लिए बताया गया है, ताकि एआई पर आधारित बाढ़ का पूर्वानुमान बताया जा सके, ताकि पहले से बता दे भाई यहाँ बाढ़ आने वाली है। फिर है रेजिलिएंट ऊर्जा, इसके लिए बनाया गया है एआई मिशन, जो इतना काम का नहीं है। बाकी ये किसान, मौसम और ब्रह्म सतर्क, इस तरीके के कुछ एआई है। और काफ़ी एआई इसमें बनाए गए, एआई की काफ़ी गिनती नहीं है, जो मुख्य मुख्य एआई है वो हम लेकर के आए हैं। इसमें आपके पास में कई सारे हैं। अब शिक्षा से संबंधित एक आपके पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है पहला पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पे स्थापित हो चुका है। और वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, अमरावती आंध्र प्रदेश में। अमरावती आंध्र प्रदेश में, जिसमें क्वांटम भी आपको सिखाया जाएगा और एआई भी आपको सिखाया जाएगा। पूरा एक यूनिवर्सिटी बना दी गई है अमरावती में, आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी अमरावती। वहाँ पे पहला क्वांटम और एआई टेक्नोलॉजी से संबंधित आपके पास में यूनिवर्सिटी वहाँ पे डेवलप की गई है। ठीक है, और दूसरा है पहला एआई कौशल जनगणना सिस्टम, कि एआई के द्वारा कौशल जनगणना की जाए। कौशल जनगणना, स्किल, कितने लोग स्किल्ड है, कितने लोग स्किल नहीं है, उस चीज़ की जनगणना की जाए। तो उस एआई का नाम है सक्षम। कौन सक्षम है कौन नहीं है इस चीज़ की गणना करता है सक्षम एआई। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, मुंबई में। ठीक है, इसमें जो टूल है वो है आर्क एआई टूल। और इसका टारगेट क्या है, 18 से 40 वर्ष के युवाओं को रोजगार से जोड़ना। तो 18 से 40 वर्ष के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ये जो टूल है, आर्क एआई टूल, और इसका लॉन्च कहाँ किया गया, मुंबई में। और इस एआई का नाम है सक्षम। फिर है राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल। ये एमआईबी प्लस गूगल प्लस यूट्यूब, इन तीनों को मिलाकर के एक पहल की गई है, राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल। इसके द्वारा क्या है, ये आपके काम की बात है, इसके द्वारा 15,000 लोगों को, मीडिया और रचनात्मक छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग कहीं की दी जाएगी, जेमिनाई, जेमिनाई 3, नैनो बनाना और वीईओ, इसके द्वारा इनके उपयोग की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके द्वारा आपको वीडियो बनाना सिखाया जाएगा, और भी जो काम काम की चीज़ें वो सब कुछ सिखाई जाएगी इस एआई के द्वारा। इसके द्वारा राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के द्वारा 15,000 मीडिया इन्फ्लुएंसर लोगों को ये सारी एआई की जानकारी दी जाएगी। बाकी भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय अमरावती, और एआई कौशल जनगणना सिस्टम कहाँ पे, सक्षम में। ठीक है, अभी ये काफ़ी लंबी है, तो मुझे लगता है इसका रिवीजन कर लिया जाए एक बार। ऐप का रिवीजन हमने कर लिया था, लीगो ऐप वगैरह कर लिया था। अच्छा, फिर तो यही चीज़ है, शिखर सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन के बाद में आपने देख लिया, नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ, 16 से फरवरी में हुआ। फिर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, 3P था इसका, प्यूपल, प्यूपल, प्रोग्रेस और प्लेनेट। फिर मानव इसका विजन था। मानव विजन के बाद में आपको 3 एआई थे, जो एक तो था सर्वम एआई, सर्वम एआई था जो कि 30B और 105B पर काम करता है। इसका पैरामीटर विक्रम एलएलएम इसका मुख्य मॉडल है। फिर इसका काम क्या है, इसका काम डीप सीक और जेमिनाई से भी ज़्यादा इसको काम करना आता है। फिर भारत जेन एआई क्या है, ये 17B मॉडल पर काम करता है, और ये 21 भाषाओं में बात काम कर सकता है। फिर ये ज्ञानी एआई, ये क्या करता है, वॉइस टू वॉइस संवाद कर सकता है। इस तरीके की कुछ एआई इसमें लॉन्च की गई, सर्वम, भारत जेन और ज्ञानी।
आगे भी कई सारी एआई है। इंडिया मिशन 2.0 क्या है, 1000 करोड़ की लागत से इसमें इंडिया मिशन 2 बनाया गया। इसमें 1000 करोड़ की लागत इसके लिए रखी गई। वॉइस एरा क्या है, सरकारी सेवाओं को लोकल भाषा में ट्रांसलेट करके बताता है। ठीक है। और इसमें एआई में टारगेट किया है कि 1 लाख जीपीयूज 2026 तक, 1 लाख जीपीयूज तक की क्षमता हमें पहुंचनी है। फिर सही बोध और मूनशॉट प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित एआई है, जिसमें एक मूनशॉट प्रोजेक्ट काम का एआई है। मूनशॉट प्रोजेक्ट क्या है, इसका नाम ध्यान रखना। ये एक आपके पास में एक एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसी चिप विकसित की गई है जो आपके दिमाग में लगा दी जाएगी लकवाग्रस्त लोगों के। किसी के लकवा मार गया, उसका शरीर काम नहीं कर रहा, मान लो एक साइड का शरीर काम नहीं कर रहा, पैरालाइज हो गया, लकवा मार गया, उन लोगों के शरीर में इस तरीके की एआई चिप फिट कर दी जाएगी, दिमाग के साथ उसको जोड़ दिया जाएगा। तो उसमें दिमाग की क्षमताओं को ये एआई चिप बढ़ा देगी और उसका जो शरीर काम नहीं कर रहा वो भी अब काम कर पाएगा, क्योंकि ये चिप उसका दिमाग की जो जो नर्व्स उसकी डैमेज हो चुकी है, उस नर्व्स की जगह ये वाली एआई उसके दिमाग से जोड़ दी जाएगी और ये वाली एआई खुद का दिमाग डेवलप करके उन चीज़ों को संकेत देगी और उसका शरीर काम करने लायक बनाएगी। तो ये क्या है, मूनशॉट प्रोजेक्ट। लकवाग्रस्त मरीजों के तंत्रिका तंत्र के कार्यों को पुनः स्थापित करना। ठीक है। न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर प्लस एआई इसकी टेक्नोलॉजी, और इसके निर्माता कौन है, आईआईएससी बेंगलुरु और प्रतीक्षा ट्रस्ट। तो ये है ना काम की चीज़। भाई लकवाग्रस्त लोगों के लकवा से पड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से उनका शरीर अंग काम नहीं कर रहे, ये एआई के द्वारा ये टेक्नोलॉजी जो चिप बना रही है मूनशॉट प्रोजेक्ट, ये उनके दिमाग के साथ में जोड़ करके फिट कर दिया गया और उनका शरीर पूरी तरह से काम करने लगेगा। धीरे धीरे उसके खुद का दिमाग विकसित कर लेगा, जो दिमाग उनका डेवलप, जो नर्व्स उसकी डैमेज हो चुकी है, वो नर्व तंत्रिका तंत्र की काम ये जगह उसकी जगह ये ले लेगा। ठीक है। किसान ई मित्र क्या है, जो कि उर्वरक का सही उपयोग करना बताएगा। मौसम जीपीटी क्या है, जो मौसम और जलवायु की जानकारी क्षेत्रीय भाषा में देगा। फिर ब्रह्मसत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र और गंगा के बेसिन में बाढ़ के पूर्वानुमान को बताएगा। फिर उसके बाद में पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, अमरावती आंध्र प्रदेश में। फिर है पहला एआई कौशल जनगणना सिस्टम कौन सा है, सक्षम। और उसके बाद में राष्ट्रीय सक्षम है जो कि मुंबई में लॉन्च किया गया, इसका टूल है आर्क। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय एआई कौशल विकास, ये एमआईबी गूगल और यूट्यूब का मिश्रित जॉइंट वेंचर है, जिसमें 15,000 लोगों को इस तरीके की एआई टेक्नोलॉजी को काम में लेना सिखाया जाएगा। तो ये काफ़ी लंबी है, अभी काफ़ी बाकी है, तो मेरे लगता है कि क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो एक और क्लास में बचा हुआ जो भी मटेरियल है, एक छोटी शॉर्ट क्लास लेंगे और उसके अंदर ये जितना भी मटेरियल आपका बाकी रहा है वो नेक्स्ट क्लास में उसको ले लिया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जितनी भी अप्रैल तक की, जितनी आपकी एग्जाम तक जितनी भी इंपॉर्टेंट आएगी, वो सारी की सारी करंट आपके इसके अंदर 3 से 4 अप्रैल के आसपास, 5 अप्रैल के आसपास आप ये मान लीजिए वो क्लास आ जाएगी। 5 मई तक, 5 मई तक वो क्लास आपके पास में आ जाएगी, जिसमें अप्रैल तक की, मई तक की सारी करंट जितनी भी आपकी है वो एग्जाम में आने लायक, वो सब कुछ साइंस टेक्नोलॉजी के करंट, साइंस में हालिया विकास, सब कुछ इस क्लास में करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो यही है जो आपने स्टार्टिंग में किए, रक्षा प्रौद्योगिकी वाले। रक्षा प्रौद्योगिकी उम्मीद है आपको याद हो चुके होंगे। जैसे कि एक बार और देख लेते हैं इसको, काम की चीज़ यही है, क्वेश्चन आने लायक कि स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर क्या है, कि एडीसी 150। फिर विक्रम 1 क्या है, जो कि निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है और इसको बनाया किसने, स्काई रूट एरोस्पेस ने। फिर उसके बाद में भारतीय नौसेना का आईएनएस तारागिरी है, जो कि 4th नंबर का है और इसको बनाया मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। फिर उसके बाद में ये 4थे नंबर का था, और 5वें नंबर का कौन सा है, आईएनएस दूनागिरी, और इसको बनाया गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। वही इसका प्रोजेक्ट, वही 17F वाला प्रोजेक्ट का है। और उसके बाद में ये 30 मार्च को दिया, वो भी मार्च और अप्रैल में दिए गए हैं दोनों। ये 80 महीनों के भीतर बनाया गया है। दूनागिरी इसका नाम है। शाची क्या है, शाची 11 एक जहाज बनाए जाएंगे जो नेक्स्ट जनरेशन अपतटीय पेट्रोल जहाज होंगे, उस 11 में से पहला है शाची। और संशोधक क्या है, 4 जहाज को वापस रिकंस्ट्रक्ट किया गया, सर्वेक्षण पोत विशाल, यानी कि सर्वे वेसल लार्ज एक परियोजना थी, सर्वे वेसल लार्ज, उसमें 4 जहाजों को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, उनको टेक्नोलॉजी में थोड़ा डेवलप किया गया और ये बनाया गया। तो इसमें ये चौथा था आईएनएस संशोधक। ठीक है। उसके बाद में जो पनडुब्बी रोधक युद्धपोत है उसमें से एग्रे और मालवान, ये नए बनाए गए एग्रे और मालवान। ठीक है। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। फिर है लोकायन 26, जो हमारा आईएनएस सुदर्शनी गया था घूमने, वो पहुंच चुका है घूमते घूमते अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट तक। फिर है उसके बाद में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा की सुरक्षा करने के लिए हमने यहाँ पे 5 फ्रंट लाइन युद्धपोत तैनात किए थे। फिर है आईओएनएस की हमें अध्यक्षता मिली है, 16 वर्षों के बाद मिली, 2 साल के लिए हम अध्यक्ष बने। और हमने जो अभ्यास किया है, सबसे पहला अभ्यास वो किया है
टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX 2026 जो कि किया गया 27 मार्च को कोची में। कोची में ये अभ्यास किया गया TTX 2026। टेबल पर बैठ करके हम बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में, योजनाएं बना रहे हैं। INSV कोडिन्य क्या है, पुरानी टेक्नोलॉजी का जहाज है। भवसागर कोच्चि एक जगह है जिस जगह को यहाँ पे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया है। फिर है उसके बाद में FWD-200B दुनिया का सबसे सस्ता किलर ड्रोन, जो हमारा पहला स्वदेशी निर्मित ड्रोन है। ये हमारा खुद का बना हुआ निर्मित ड्रोन। फिर तुंगुस्का क्या है, वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम है, जो 445 करोड़ में हमने रूस के कंपनी के साथ में इसका अनुबंध किया है, नाम है इसका तुंगुस्का। प्रहार क्या है, लाइट मशीन गन, हल्की मशीन गन है, जो कि 7.62 mm की कैलिबर के द्वारा चलती है, और इसकी इसकी टोटल 41,000 हमारे पास में आने वाली है, इसमें 2,000 आ चुकी है कंपनी इसकी, अडानी और IWI। फिर आर्टेमिस जो कि मून का मिशन है नासा का। फिर IOS सागर 2.0, इसमें क्या है 16 मित्र देशों को हमारे जहाज पर बिठा करके हम घुमा दिए। फिर शिवालिक और नंदा देवी क्या है, 2 जहाज थे जो सिलेंडर भर के हमारे लिए लेकर के आ गए और हमारे यहाँ तक सिलेंडर की कमी को पूर्ति की। फिर डिजिटल ट्विन बंदरगाह बनाया गया है VOC पोर्ट को, पहला VO चिदम्बनार। फिर है आपके बाद में स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार सिस्टम, जो कहाँ पे लगाया गया है, तमिलनाडु में इसका परीक्षण किया गया मुट्टम तट में। यानी कि जो लहरें हिल रही है, उस हिलती हुई लहरों के ऊपर भी ये लेजर बिल्कुल सटीक जानकारी देगी और हवा की गति और दिशा सही तरीके से बता पाएगी। फिर है आपके पास में नेशनल क्वांटम मिशन, जो कि 23 शैक्षणिक संस्थानों में लगाए जाएंगे, मतलब 23 शैक्षणिक संस्थानों में इस चीज़ की क्वांटम टेक्नोलॉजी शुरू की जाएगी। प्रूशियन ब्लू एक दवाई का नाम है, जो कि सीजियम और थीलियम को बाहर निकाल देती है मल के द्वारा। फिर अंतरिक्ष में क्या था, हमने CE-20 काम की चीज़ थी कि CE-20 एक क्रायोजेनिक इंजन है जो हमने डेवलप किया है, और इस इंजन को डेवलप करने का हमारा देश 6 नंबर का ऐसा देश है जो इस तरीके का भारी क्रायोजेनिक इंजन बना पा रहा है, और ये पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित इंजन है। फिर इसके बाद में नेविगेशन का जो हमारे पास में उपग्रह है, IRN-SS-1F, इसकी परमाणु घड़ी खराब हो गई है। फिर उसके बाद में आकाशा 300 प्रिंटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंटर है आकाशा 300 प्रिंटर। फिर उसके बाद में ये 300 से 350 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड में काम करने के लिए बना हुआ है। इग्नाइट है, जो एक इंजन है जो कि 3D प्रिंटिंग के द्वारा बनाया गया है, 3D प्रिंटेड इंजन। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस ने इसको बनाया, 7 दिन में बनकर के तैयार हुआ और सिंगल पीस बनाए। काम इसका अग्निबाण जैसे कि उसमें काम आएगा। फिर इसके बाद में विक्कोसेट 1 बच्चों ने उड़ा दिया, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने उड़ाया इसको, 22 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, समताप मंडल तक ये गया। प्रोजेक्ट वायु बाण है, हवा से बाण छोड़ देगा। बाण यानी कि ये हवा में कोई जो एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के द्वारा इस ड्रोन को ड्रॉप कर दिया जाएगा, और ये ड्रोन खुद की क्षमता से वहाँ पे अपने जो भी इसको टारगेट दिया जाएगा वहाँ पे जाकर के पहुंचेगा। इसकी जो दिशा है उसको कोई भी इसको रोक नहीं सकता, जो इसकी दिशा है जहाँ पे इसको जाना है वहाँ पे गंतव्य तक पहुँच सकेगा, कोई भी इसका जेमर इसको जाम नहीं कर सकेगा। फिर दूसरी बात, इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है 500 आधा किलो से 1 किलो तक विस्फोटक पदार्थ ले जा सकता है, और 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ठीक है, और सेबी का सुदर्शन AI है ही। फिर ऊर्जा का नवाचार, भारत में LPG ATM सोना, गुरुग्राम हरियाणा में, और बाकी आपने ये देख लिया। बाकी यही चीज़ है, इंपॉर्टेंट यही है, GLP दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। डिजिटल शुरू किया गया मध्य प्रदेश गुड़गांव, और एक कण खोज दिया गया। फिर IIT जोधपुर में यहाँ पे आपकी लार और पसीने से कैंसर जैसी बीमारी का पता लगाया जा सकेगा। और इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी देश का पहला इंस्टीट्यूट है जो SMS में स्थापित किया गया है। अनाज ATM 3 जगह स्टार्ट किए गए, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर। लाड़ो प्रोत्साहन योजना का पोर्टल हनुमानगढ़ से स्थापित किया गया है। पेक्टिन अजमेर के विश्वविद्यालय में बनाया गया है। और बाकी यही आपकी AI वगैरह टेक्नोलॉजी, टेराफे प्रोजेक्ट है। उम्मीद है आपको इस तरीके से ये कंप्लीट आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो आप बताइएगा, कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा आपको क्लास कैसी लगी। ये जो नई पहल है इसके द्वारा आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ में आप ये बता सकते हैं आपको नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए, कोई रिवीजन क्लास चाहिए, कोई आपको मैराथन चाहिए या क्वेश्चंस की क्लास चाहिए। जो भी आपको चाहिए होगा आप कमेंट में बताइएगा, जो सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उसी की नेक्स्ट क्लास मिलेगी। आप जितना जल्दी कमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।